अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप देख रहे हैं रोही एट 10। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बहुत अच्छे से गुजरी होगी और कोशिश की करें कि अपनी सुबह का आगाज़ एक मुस्बत सोच के साथ किया करें। जब आप मुस्बत सोच के साथ अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं तो डेफ़िनेटली आपके तमाम काम बहुत अच्छे से डन होते हैं। और फ़िज़िकल एक्टिविटी को ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप हेल्दी लाइफ को गुजारना चाहते हैं तो फ़िज़िकल एक्टिविटी बड़ा अहम किरदार उसमें अदा करती है। अच्छा जी, अभी हम थोड़ी-सी बात करेंगे कि मुल्क में क्या चल रहा है और दुनिया में क्या चल रहा है। तो इस वक्त जो ईरान एंड अमेरिका का इशू है वो डेफ़िनेटली अभी भी चल रहा है। दुनिया भर की नज़रें अभी भी उस इशू के ऊपर मौजूद हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से भी ख़ासा किरदार अदा किया जा रहा है। इस वक्त भी आर्मी चीफ़ ईरान गए हुए हैं, उसके साथ मोहसिन नकवी भी ईरान में मौजूद हैं और अमेरिका की जानिब से स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। मार्को रूबियो का स्टेटमेंट भी आया है कि पाकिस्तान बड़ा शानदार किरदार अदा कर रहा है। और दूसरी जानिब ईरान की जानिब से भी यहीं इसी तरह का बयान देखने को मिला है कि उनकी जानिब से कहा गया है कि कतर की जानिब से भी कोई सालसी का वफ़द आया है, लेकिन हमारा मेन सालिस पाकिस्तान ही है। तो देखना ये है कि कहाँ तक पहुँच रही हैं, सिचुएशन कहाँ तक पहुँच रही है, क्या डेवलपमेंट्स न्यू हो रही हैं। और दूसरा ये कि मेन मसला अभी तक भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और यूरेनियम इनरिचमेंट का टेक पॉलिसी के ऊपर ही इश्यूज़ चल रहे हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर ही। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमजद बुखारी, एडिटर रोही हैं। सर वेलकम करते हैं आपको। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर क्या कहेंगे इस सारी सिचुएशन के ऊपर कि मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ मौजूद हैं, आर्मी चीफ भी दोबारा गए हैं और कहा जा रहा है कि इस दफ़ा बड़ा मुज्तबा ख़ामनेई से भी मुलाकात के चांसेस मौजूद हैं आर्मी चीफ के। तो किस तरह से इस सिनेरियो को आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो ईरान और अमेरिका का मामला है, इसमें आर बाय आर जो है वो चेंजेस हो रही हैं और किसी वक्त महसूस होता है कि हम किसी माहदे की तरफ जा रहे हैं, चीज़ें रिज़ॉल्व होने की तरफ जा रही हैं। फिर किसी वक्त दरमियान में ऐसा कोई खला आ जाता है जिससे महसूस होता है कि शायद रिफ्ट बढ़ जाएगी और दोबारा जंग के बादल इस खत्ते में मंडलाने लगते हैं। अच्छा, एक तो वाज़ेह जो इसमें हमें चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि दोनों फ़रीक़ैन ने अभी हाल ही में जंग करके देख लिए और एक मस्बत बात यह है कि दोनों फ़रीक़ैन अब चाहते ये हैं कि जंग दोबारा ना हो। उसकी वजूहात, एक तो वो ख़ुद अपने आप को दोनों फ़रीक़ैन आज़मा चुके हैं, सारी मंजरनामे को देख चुके हैं। दूसरा दुनिया का दबाव भी है, एक न सिर्फ खलीजी ममालिक का, क्योंकि खलीजी ममालिक में जो अबनाए हुर्मुज़ की परली तरफ के ममालिक हैं, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब का ये सिमत और यूएई की रियासतें, तो वो सारे जो है इस वक्त शदीद दबाव में हैं और उनकी तजारत जो है वो बड़ी मुतासर हो रही है। वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रही और तेल की 20-25% जो वहाँ से बरामदात होती हैं वो रुकी हुई हैं और पूरी दुनिया उसका खमियाजा भुगत रही है। इस वक्त पूरी दुनिया की जो मईशत है वो शदीद दबाव में है। तो एक ये जो कैफियत है पूरी दुनिया की, वो भी एक दबाव का मंजरनामा पेश कर रही है, अमेरिका पर भी और ईरान पर भी। और पूरी दुनिया की ख्वाहिश है, सिर्फ ये नहीं कि उस ख्वाहिश को दिलों में रखा हुआ है, बल्कि इसका बार बार इजहार भी किया जा रहा है। पूरी दुनिया की तरफ से कहा जा रहा है कि तहम्मुल से काम लिया जाए, मामला जो है वो बेहतर अंदाज से हल किए जाएँ। अच्छा, ये बज़ाहिर तनाज़ा तो अमेरिका, इसराइल और ईरान के माबैन नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक आलमी तनाज़े की शक्ल अख्तियार कर गया है। आप देखें ना कि जिस अंदाज से बाकी दुनिया की इस सारे तनाज़े में इन्वॉल्वमेंट है, वो खलीज के सारे मुल्क हो गए, पाकिस्तान हो गया, उसके साथ साथ जो है चाइना, फ्रांस, बरतानिया, मतलब तकरीबन यूरोप सारा, तो उन सब के कंसर्न है और पूरी दुनिया इसे एक बड़े तनाज़े के तौर पर, आलमी तनाज़े के तौर पर ले रही है और पूरी दुनिया की ख्वाहिश है और उसके लिए वो दबाव भी डाल रहे हैं कि इस मसले को हल किया जाए। और ये इसी दबाव का नतीजा है कि अब ईरान और अमेरिका जो है वो मुज़ाकराती अमल को जारी रखे हुए हैं और यहाँ अगर जंग नहीं हुई, जंग रुकी हुई है, सीज़ फायर है, तो ये भी आलमी दबाव का नतीजा है। अब इसमें से आउटपुट क्या निकलती है, जो अभी ताज़ा सूरत हाल है जिस पर आपने बताया कि चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अभी ईरान पहुँचे हैं कल और उनकी बड़ी अहम मुलाकातें आज मुतवक्को हैं। इससे पहले वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी जो है वो वहाँ पहुँचे थे
और वहाँ उन्होंने वज़ीर दाखिला ईरान से मुलाकात की और बाकी भी अहम मुलाकातें उनकी हुई। और आप देखें कि जब दो फ़रीक़ैन में बातचीत हो रही होती है तो जब हम किसी और बड़े को बुलाते हैं तो ज़रा थोड़ा सा आप तसव्वुर की आँख से इसको देखें कि क्या मंज़र होता है कि भाई कोई चीज़ या तो तय होने वाली होती है तो हम किसी को कहते हैं आप भी आ जाएं जी, अब कुछ ना कुछ मामलात बेहतर हो गए हैं, या फिर किसी मामले पर कोई अटका हुआ होता है कि नहीं जी मैं ये नहीं मानना, तो फिर आप किसी की हेल्प सपोर्ट मंगवाते हैं कि जी आप आके इसको देखें। तो यही मंजरनामा है इस वक्त। आप ज़रा पूरी दुनिया ये इस कैफियत में है कि ईरान से एक ब्रेक थ्रू आने वाला है, एक अच्छा मामला है जो कुछ तय होने वाला है। और फील्ड मार्शल की वहाँ मौजूदगी, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की वहाँ मौजूदगी इस बात का इशारा दे रही है कि चीज़ें जो है वो मस्बत सिमत में हैं और कुछ ना कुछ कंक्लूड होने वाली हैं। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ने अपनी शादी, जो अपनी बेटे की शादी थी, उसको उसमें शिरकत से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि जी मुझे ना वाइट हाउस में वाशिंगटन में रहना ज़रूरी है, अपने ऑफिस में रहना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त बहुत अहम मरला है। तो इसका मतलब ये है कि नेगोशिएशन हो रही है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स जो मार्को रूबियो हैं, उनका ये कहना है कि जो हमारे फील्ड ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनसे अमरीकी हुकाम मुसलसल राब्ते में हैं। और उन्होंने एक दफ़ा फिर दोनों फ़रीक़ैन ने, ईरान ने भी और अमेरिका ने, इस बात पर जोर दिया है कि हमारा जो मेन जो इसमें मरकज़ी किरदार है सालसी का, वो पाकिस्तान अदा कर रहे हैं। और उन्होंने अगर जो प्रेसिडेंट ट्रंप की इतनी अहम मसरूफियात को मुलतवी करके ऑफिस में बैठना और बाकी जो सारी चीज़ों का इस तरफ मरकूज़ होना, इस तरफ वाज़े इशारा कर रहे हैं। और ये दलील है कि कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें तय पा गई हैं और उनको कोई हतमी टच दिया जा रहा है। अब इन हालात में भी जहाँ हम ये मस्बत इजहार कर रहे हैं, ईरान ये कह रहा है कि हम जंग रुकवाने के लिए बात कर रहे हैं, हम जो न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं, यूरेनियम है अफजूदा, उसको हम हवाले नहीं करेंगे और इस पर बातचीत नहीं होगी और कैटेगरिकली वो ये कह रहे हैं। और उधर अमेरिका ने भी कुछ दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह कही हैं। उन्होंने कहा कि जी ये जोहरी मवाद हवाले किए बगैर जो है कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी। और अब मामला जो बाकी चीज़ें तो तकरीबन कुछ सेटल डाउन होती नज़र आ रही हैं, जो पहले भी इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा मसला फंसा हुआ था और अभी भी जो है इन्हीं पर ही फार्मूला तय होना बाकी है। वो मोटी मोटी चीज़ें हैं क्या? एक तो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो मामला है, उस वक्त जो पहली कैफियत थी, उस वक्त ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कंट्रोल नहीं था, वो एक गुज़रगाह के तौर पे मौजूद थी। हर मुल्क का जहाज़ जो है वहाँ से आसानी से गुजर सकता था, जाता आता था। अब जो मंजरनामा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ईरान ने कंट्रोल कर रखा है और वो कह रहे हैं कि हमारी मर्ज़ी के बगैर यहाँ से अब कोई जहाज़ नहीं गुजरेगा और वो उस पर टैक्स भी लागू करना चाह रहे हैं कि अब जो यहाँ से गुजरेगा तो वो टोल टैक्स देगा, तो फिर वो यहाँ से गुजरेगा। ये अमेरिका को भी काबिल कबूल नहीं है और बाकी दुनिया को भी काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, दुनिया भी ये समझती है कि एक तो क्या होगा अगर आप वहाँ से गुजरते हुए किसी भी मुल्क का जहाज़ जो है वो अदायगी करेगा, तो वो अदायगी जो है वो उस प्रोडक्ट पे पड़ेगी ना, तो वो आम आदमी पर मईशी बोझ बढ़ेगा, महंगाई दुनिया में बढ़ेगी। तो इस पर जो है एक रिफ्ट है कि बाकी ममालिक भी, जिनमें अक्सरियत जो मुल्कों की, और अमेरिका ये चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो पिछला स्टेटस है उसको बहाल किया जाए और वहाँ से इसे एक आबी गुजरगाह के तौर पर रखा जाए। अच्छा, आबी गुजरगाह के हवाले से आलमी कवानीन भी मौजूद हैं। इंटरनेशनल लॉज ये कहते हैं कि ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर किसी को टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए, बल्कि इनको आज़ादाना गुजरने दिया जाए। अलबत्ता वो जो चैनल्स हैं जैसे स्विस है, पनामा है, मलाका है, वहाँ जहाँ आप फैसिलिटेट कर रहे होते हैं तो वो अलग सूरत हाल है। अब ईरान यहाँ कह रहा है कि हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो जहाज़ आएगा वो हमें बताएगा, हम फिर उसका रास्ता बनाएंगे और उसको। अच्छा, एक तो ये मामला हो गया। दूसरा जो अहम मामला है वो अमेरिका की नाकाबंदी है। अमेरिका ने वहाँ उस खिते में, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द, जहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान का कंट्रोल है, उससे
फिर बहर हिंद की तरफ जो है वो अमेरिका ने कंट्रोल संभाला हुआ है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि जी कोई जहाज़ जो है वो इधर ईरान की तरफ नहीं जाएगा और ना वहाँ से निकलेगा। तो उन्होंने एक नाकाबंदी कर रखी है। तो ये अब दोनों चीज़ें हैं, अमेरिका की नाकाबंदी को भी ख़त्म करना है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर जो ईरान का कंट्रोल है उसे भी ख़त्म होना चाहिए, मिनिमाइज़ होना चाहिए। अब इन दोनों पॉइंट्स पे बात हो रही है। अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म कर देगा, लेकिन ईरान जो है वो चाहता है कि फ्यूचर में उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे कुछ ना कुछ कंट्रोल रहे। अच्छा, अब ये मामला हो गया कि टोल टैक्स अदा ना किया जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को जो है वो क्लियर किया जाए। अब अगला मरहला जो है वो ये है कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखी हैं और तवील अरसे से पाबंदियाँ हैं। तो अब ईरान ये चाहता है कि इन पाबंदियों को ख़त्म किया जाए ताकि वो दुनिया के साथ आज़ादाना तिजारत कर सके। अब वो पाबंदियाँ ख़त्म करने के लिए अमेरिका इस हद तक तैयार है कि ईरान जो है वो हमारे मुतालबात तस्लीम करे और न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं, जोहरी मवाद है, वो हवाले करे, जो भी उसका फार्मूला बनता है। तो फिर ये ग्रेजुअली ख़त्म की जाएंगी, मतलब बैक वक्त जो है एडवांस जो है वो हम ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम बतदरीज ख़त्म करेंगे कि कुछ चीज़ों पर पाबंदी ख़त्म कर दी जाए, कुछ ममालिक पर पाबंदी ख़त्म कर दी जाए और अगर ईरान का रवैया ठीक रहता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इन पाबंदियों को उठा लिया जाए। अब एक और मामला, वो ईरान के जो रिज़र्व्स हैं वो मुख्तलिफ दुनिया के बैंकों में पड़े हुए हैं और उन रिज़र्व से उन पैसों पर जो है वो भी सीज़ कर रखे हैं अमेरिका ने। तो ईरान वो जो उसके रिज़र्व्स हैं उनको भी जो है वो वापस लेना चाहता है और इसके हवाले से भी जो है ईरान का मुतालबा है कि इसको भी जो है वो शामिल किया जाए और उस पर बात की जाए। अब ईरान का एक और मुतालबा भी है कि वो ये कहते हैं कि हम जोहरी मवाद पे बात करते हैं, लेकिन एक उनका मामला कि हम इस जंग में हमारे ऊपर जारियत की गई है, हम NPT के मेंबर हैं, हम जो जोहरी मामलात हैं वो सारे डिक्लेयर और अपने तवानाई के मकासद के लिए उनको चला रहे थे और हमने जो कुछ भी था वो NPT में डिक्लेयर किया हुआ था और दुनिया को पता था, दुनिया मॉनिटर भी कर रही थी। तो हमारे ऊपर जारियत की गई है और इस जारियत में जो है बिला इश्तियाल जो है वो हम पर हमला किया गया है, हमारी तरफ से कोई ख़तरा नहीं था अमेरिका को। तो वो ये कहते हैं कि हमारा ये नुकसान जो हुआ है इस जंग में, इसका भी अजाला किया जाए। ये पॉइंट्स हैं जिन पे मामलात फंसे हुए हैं। तो इस जो जंग में उनका जो नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। अब उसके अजाले की सूरत वो ये बताते हैं कि ठीक है, फिर हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे टैक्स लगाने दें, ठीक है, वहाँ से हमें जो पैसे मिलते रहेंगे उससे हम अपनी तामीर नो कर लेंगे। अच्छा, इस हवाले से अमेरिका भी ये कहता है कि अगर हम ईरान को कुछ अलाउ करते हैं तो ईरान जो है वहाँ से अपनी जो आमदोरफ्त है उससे काफ़ी पैसे कमा रहे हैं। वो तो खैर जो फिगर बताते हैं वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि अगर उसको आधा भी कर लिया जाए तो काफ़ी अमाउंट है। तो वो कहते हैं कि जी ईरान को यहाँ से पैसे मिल रहे हैं और ईरान अब तेज़ी से तरक्की कर रहा है। आप सुन रहे होंगे कि जी वो अच्छा, ईरान की जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो ईरान को काफ़ी सपोर्ट करती है। ये एक उसका नेचुरल जो वहाँ पर मौजूदगी है, एक तरफ सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ सारा रास्ता खुलता है, दूसरा वो यूरोप की तरफ रास्ता खोलता है, तीसरा वो एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ रास्ता खोलता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ तो आप देख ही रहे हैं कि जी वो कैसे बॉटल नेक है जो उसके कंट्रोल में। तो ईरान की जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो उसे बहुत सपोर्ट करती है और ईरान को जैसे ही मौका मिलता है कि उसके ऊपर से पाबंदियाँ कुछ हटती हैं और वो आलमी तिजारत में अपना रोल प्ले करने के लिए सामने आता है, तो फिर उसकी जो इकोनॉमी है वो टेक ऑफ करेगी, तेज़ी से बूस्ट करेगी, क्योंकि उसके पास तेल और गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं, रिज़र्व्स हैं और उनको बेचकर भी वो अच्छा ज़र मुबादला कमा सकता है। दूसरा ये जो जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए भी जो है फिर कुछ कमा सकता है। तो अब जो ये मामला तो हैं जिन पे नेगोशिएशन हो रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो अहम मामला है वो जोहरी मवाद का है। उसमें बहुत सारी ऑप्शंस भी आई कि रूस जो है उसके पास ये जोहरी मवाद रखवाया जाए, फिर चाइना के हवाले से भी चीज़ें सामने आई कि सही। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, अभी हम जाते हैं ब्रेक पे। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ईरान एंड अमेरिका के इशू के ऊपर हम बात कर रहे थे। डॉक्टर अमजद बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इनरिचमेंट की टेकअप के ऊपर हम बात कर रहे थे। रशिया की जानिब से भी अभी जो चाइना में दौरा हुआ अमेरिकन प्रेसिडेंट का, उसमें भी ये बात सुनने में आ रहा है कि टेबल पर आई कि चाइना एक हिस्सा वहाँ से टेकअप कर ले। तो इसके ऊपर क्या आप देखिए, एक तो बड़ी अहम बात ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त ये आलमी तनाज़ा बन गया, दो फ्रीकैन के दरमियान तनाज़ा नहीं रहा। दुनिया पूरी इन्वॉल्व है इसमें। और आप ये देखें कि जैसे ही अमेरिकी सदर चाइना का दौरा करके आए हैं, रूसी सदर दौरे पर आए हैं, ठीक है, वहाँ पर यही गुफ्तगू हुई होगी कि अमेरिकी सदर ने क्या कहा और क्या मामलात हैं। और फिर रूस और चाइना इस वक्त जो है आपस में काफ़ी करीब हैं और उनके रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छे हैं। और दुनिया बाकी भी जो है वो ये चाहती है कि इस जंग का ख़ात्मा हो। और जब प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने ईरान को इस पोजीशन पर धकेल दिया है कि वो अगले 20 साल भी जो है सोच नहीं सकते एटम बम बनाने का, तो जोहरी मवाद भी हमने उनका दफन कर दिया है, तो वो निकालने की पोजीशन में भी नहीं है, तो फिर क्या थ्रेट है? जब ये वो खुद कह रहे हैं तो फिर क्या थ्रेट है? दूसरी तरफ जो ईरान है वो ये कह रहे हैं कि हम एनपीटी के मेंबर हैं। एनपीटी का मेंबर होना इस बात की दलील है कि आपके पास जो एटमी एसेट्स हैं, एटमी इंस्टॉलेशंस हैं, उनका बाज़ाब्ता और बाकायदा मुआयना हो रहा है, ठीक है, उनको चेक किया जा रहा है। फिर आप जो यूरेनियम अफज़ुदा कर रहे हैं, उसकी अफज़ुदगी की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है। तो कहते हैं कि जब हम एनपीटी के मेंबर हैं तो फिर हमारे ऊपर जो है ये इल्ज़ामात आयद करना कि जी आप ये कोई एटॉमिक वार की तरफ धकेल रहे हैं दुनिया को, मुनासिब नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम एनपीटी के मेंबर हैं और ये जोहरी मवाद अपने पास रखेंगे और अपनी जो एटमी तवानाई है उसको तवानाई के हसूल के लिए हम इसको जारी रखेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका कहता है कि नहीं, बिल्कुल जो है इसका खात्मा होना चाहिए और ये हमारे हवाले होना चाहिए, जोहरी मवाद जो है वो अमेरिका के हवाले होना चाहिए। अब इसका दरमियानी रास्ता यही है ना कि दुनिया अमेरिका को इंश्योरेंस चाहिए कि ये जो तवानाई है, तवानाई के मकासद के लिए जो एटॉमिक इंस्टॉलेशंस हैं, इसको जंग में नहीं बदला जाएगा। तो उसकी श्योरिटी जो है वो रूस और चाइना दे सकते हैं कि वो जोहरी मवाद अपने पास रख लें, या कोई और मुल्क भी दे सकता है। तो वो उनका इत्माद नहीं है अमेरिका पर कि वो ये कहते हैं कि अगर आज हमारे पास कुछ भी नहीं था और अमेरिकी सैंक्शंस भी थी, अमेरिका ने हमला कर दिया, अगर हम ये जोहरी मवाद भी हवाले कर देते हैं तो फिर इसकी क्या गारंटी है कल फिर जो है अमेरिका हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। तो ईरान अब ये गारंटी भी चाहता है कि दोबारा ये जो जंग है ये नहीं छिड़ी जाएगी, अमेरिका दोबारा ईरान पर हमला नहीं करेगा। तो ये गारंटीज़ हैं। अब इस गारंटीज़ में दुनिया इन्वॉल्व है, चीन भी इसमें अभी काफ़ी हद तक जो है वो अपनी सालसी की कोशिश कर। अच्छा, ये सारी सालसी की जो कोशिशें हैं इसका महवर पाकिस्तान है। मतलब चीन भी पाकिस्तान को कहता है कि जी ये इस पे बात करें, अमेरिका भी पाकिस्तान को कहता है कि जी मेरी ये राय है, रूस भी कहता है, पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को फोकस कर रही है। और यही वजह कि इस वक्त जो है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इस वक्त ईरान में मौजूद हैं और इन चीज़ों को फाइनलाइज किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि इतने आपको वो 1-2 दिन की पहले की स्टेटमेंट याद होगी। एक दिन पहले मार्को रूबियो ने कल ही कहा था कि पाकिस्तान की एक हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो ईरान जा रहा है और वो जाके इन चीज़ों को फाइनलाइज करेगा। उसी वक्त अरब मीडिया ने इसकी तरदीद की थी, लेकिन फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चले गए, तो इसका मतलब ये था कि वो मार्को रूबियो की खबर ठीक थी कि हमारा हाई लेवल डेलीगेशन वहाँ जा रहा है बातचीत के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है सारा जो मरकज़ है और महवर है वो चीफ ऑफ डिफेंस जो है जनरल आसिम मुनीर हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, और उन पर ही फोकस है और वही जो है वो इन चीज़ों को कुछ फाइनलाइज कर रहे हैं। ऐसे ही मौके पर जब वो मौजूद हैं ईरान में, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो चाइना के दौरे पर रवाना हो रहे हैं और वहाँ पर भी यकीनन इसी मसले पे बात होगी और कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा। अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है ईरान और अमेरिका के दरमियान एक एग्रीमेंट कराने में, एक माहिदा कराने में और ये जंग मुस्तकिल रुकवाने में, तो ये न सिर्फ पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी होगी, दुनिया की बड़ी कामयाबी होगी। और पाकिस्तान को जो पजीराई मिलेगी दुनिया में, उसे मेरा ख्याल है हमेशा याद रखा जाएगा और पाकिस्तान का जो किरदार है वो मुस्तकबिल में भी बड़ा उभर कर सामने आएगा और आलमी मामलात में पाकिस्तान के किरदार को हमेशा सराहा जाएगा। तो पाकिस्तान जो है वो भरपूर कोशिश कर रहा है कि इसका कुछ ना कोई हल निकलना चाहिए। हम खुद भी
इस जंग से शदीद मुतासरा हैं और हमें भी, जैसे दुनिया को इसके असरात मुतासर कर रहे हैं, हमें भी इसके असरात हमारे ऊपर भी पड़ रहे हैं और हम भी मुतासर हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ कोई एग्रीमेंट जो है वो जितना जल्दी मुमकिन हो सके वो हो जाए और उसमें हमें जो है तकरीबन सारी दुनिया की सपोर्ट हासिल है बशमूल अमेरिका के। अच्छा, ये बड़ी बहुत मस्बत बात होती है कि जिसकी आप सुलह करा रहे हों, जिसकी सालसी करा रहे हों, वो दोनों फ्रीकैन बार बार इस बात का इजहार कर रहे हों कि जी हमें आप पर एतमाद है, आप कोई फैसला करें, हमें आप पर एतमाद है। तो ये बहुत बड़ी बात है, वरना ये बड़ा कम किसी भी सालिस को इस तरह का अख्तियार और इस तरह की पोजीशन मिलती है। और मैं तो ये कहता रहता हूँ कि आप देखें कि अगर दो नंबरदारों में लड़ाई हो गई है तो वो किसी मुजहरे को तो नहीं कहेंगे कि जी आ जाओ जी हमारे दरमियान सुलह करवाओ, तो वो देखेंगे कि तगड़े आदमी को। तो पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो एक तगड़े मुल्क के तौर पर जो है उभरी है और हम इस सालसी में शरीक हैं। अल्लाह करेगा कि मैं तो बड़ा होपफुल हूँ कि आज इस पर जो है कुछ सॉलिड बात सामने आने की तवक्को है। अच्छा, इम्कानात हैं। हाँ। अच्छा, लेकिन सर दूसरी जानिब ईरान के तर्जमान जो दफ्तर ख़ारजा के हैं, उनकी जानिब से इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आ रहे थे कि अभी कोई हम हतमी एग्रीमेंट पे नहीं पहुँचे, माहदे पे नहीं पहुँचे, ये तो सालों का प्रोसेस है, महीनों का प्रोसेस है, अभी तो बातचीत चल रही है, अभी कोई बात अभी ये इस तरह नहीं है कि मंतकी अंजाम तक हम कह सकें कि वो पहुँच रही है। देखिए, अमरीकी सदर अपनी घर की शादी मुलतवी करके उसमें शरीक नहीं हो रहे, बैठे हुए हैं। तो आप ज़रा मामले की नोयत समझ लेना कि जी घर की शादी है, वो नहीं जा रहे शादी में कि जी मैं इस वक्त बहुत अहम मामलात में शरीक हूँ। तो इसका मतलब ये है कि लम्हा बलम्हा जो है उनके साथ भी डिस्कशन हो रही है कि जी ये चीज़ें तय हो रही हैं और ये चीज़ें तय हो चुकी हैं और इस पर हमने आगे बढ़ना है। तो इस वक्त आज का दिन जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट डे है और इसमें जो है एक अच्छी पेशरफ्त की जो है वो तवक्को की जा रही है और पूरी दुनिया इसकी तवक्को कर रही है। अच्छा। और हम भी तवक्को कर रहे हैं कि आज जो है इस पर बहुत मजबूत पेशरफ्त होगी। अब जो आपने बात की कि वो कह रहे हैं कि हम किसी माहदे पर नहीं पहुँचे और अमेरिका भी कह रहा है कि जी अभी किसी माहदे पर नहीं पहुँचे, दोनों फ्रीकैन ये भी कह रहे हैं। तो दोनों फ्रीकैन हालत जंग में हैं, दोनों का सीज़ फायर हुआ है, जंग ख़त्म नहीं हुई, सीज़ फायर हुआ है, जंग रुकी है कि जी ठीक है बैठ के टेबल टॉक कर लेते हैं। तो दोनों ने अपनी जंगी पोजीशन को बरकरार रखना है, धमकियां भी बरकरार रखनी है, ठीक है, और साथ साथ जो है वो ऐसा मंजर पेश करना है जिसमें वो ख़ुद को जीता हुआ दिखा रहे हों, वो भी मंजर बरकरार रखना है। और जो आपने बात की कि अदम एतमाद की सूरत हाल जो लगती है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी ये आज का तनाज़ा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, 4 दहाइयों का तनाज़ा है और इसमें बहुत सारी गलतफहमियाँ हुई हैं। सिर्फ गलतफहमियाँ नहीं बल्कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ अदम एतमाद में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। मसलन तवील अरसे की जो सैंक्शंस हैं वो ईरान भुगत रहा है तवील अरसे से। हमारी अपनी पाइपलाइन ईरान पाकिस्तान इंडिया जो एग्रीमेंट था, ईरान अपनी पाइपलाइन जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर तक ले आया और हम आगे उसको अपनी हदूद में नहीं बना सके। इन्हीं सैंक्शंस का नतीजा है, उसकी वजह से सूरत हाल ख़राब हुई। तो ईरान जो है वो बहुत सारी सैंक्शंस भुगत रहा है जिसकी वजह से उसको मुश्किलात का सामना है। अच्छा, माजी में जो 4 दहाइयों में हुआ वो तो हुआ, खौफनाक हुआ। अभी ताज़ा सूरत हाल में आप देखें कि उसकी क़यादत को मार दिया गया, ठीक है, उनके सुप्रीम लीडर जो रूहानी पेशवा हैं उनके उन समेत उनकी फ़ौजी क़यादत को, उनके अहम लोगों को अभी इन ताज़ा हमलों में मार दिया गया। अब आप जिस मुल्क की क़यादत आपने मार दी हो और उसे कहें कि जी अब आप खुले दिल के साथ हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करें, तो वो खुला दिल तो नहीं हो सकता ना। तो वो जितनी भी आप उनको यकीन दहानियाँ करवा दें तो सेंटीमेंट्स तो यही होंगे कि आप पर तो कोई एतमाद नहीं है, अभी भी पता नहीं हम आप बैठे बातचीत कर रहे हो तो यहाँ भी आप बॉम्बिंग कर दें। माजी में भी इस तरह के उन्होंने कई एग्रीमेंट भी तोड़े। तो वो जो अदम एतमाद की फ़ज़ा है वो तो मौजूद है और मौजूद रहेगी। अच्छा, ये जो अदम एतमाद की फ़ज़ा है नेचुरल भी है कि जैसे मैंने आपको कहा कि अभी ताज़ा हमलों को आप सामने रख लें जिसमें उनके स्कूल के बच्चों को मार दिया गया, क़यादत को मार दिया गया और फिर जो है वो जो सिविल टारगेट्स पर जो है अटैक किए गए जो कभी भी जंग में नहीं होते। तो इस सारी सूरत हाल में अदम एतमाद की फ़ज़ा मज़ीद बढ़ी है। उसी अदम एतमाद को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है। उस देखें, ईरान को ना अभी भी अमेरिका पर एतमाद नहीं है, वो इस पर सॉवरेन गारंटीज चाहेगा। इस माहदे पर भी वो ये कहेगा कि जी ठीक है जी, अच्छा आप हमसे माहदा करवा रहे हैं, हम दस्तखत कर रहे हैं,
इस माहदे पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी कौन कराएगा? ठीक है, इसकी गारंटी कौन देगा कि ये जो माहदा हो गया है अब इस पे अमल होगा, 100% अमल होगा? ये बात तो उनकी ठीक है। ठीक है, तो ऐसी गारंटी में फिर चीन और रूस जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, और वो ये भी कह सकते हैं कि जी ठीक है जी, अगर अमेरिका ने मुस्तकबिल में इन शराइत पर अमल दरामद ना किया तो फिर इस जंग में हम भी कूद पड़ेंगे। ठीक है, हम यकीनी बनाएंगे, फिर हम ईरान का साथ देंगे। तो ईरान को इसी किस्म की कुछ गारंटीज चाहिए कि अगर हम कुछ माहदा करते भी हैं तो उस माहदे पर अमल दरामद करने के लिए भी जो है कुछ ताकतें हमारे साथ खड़ी हों। तो अदम एतमाद की फ़िज़ा तो है और बड़ी शदीद है। आज भी ईरान कह रहा है कि हमें अमेरिका पर कोई एतमाद नहीं है, अमेरिका जो कुछ कहता है करता उसके उलट है। और अभी भी वो जब पाकिस्तान के लोग बात करते हैं तो पाकिस्तान के लोगों को भी एक उधर से शिकवा ये आता है कि अमेरिका को पाबंद कौन करेगा इस मामले पर। तो ये लेकिन इस कैफियत में पाकिस्तान का मुज़ाकरात कराना, मुज़ाकरात पर दोनों फ़रीक़ैन को इकट्ठे रखना, मुज़ाकरात का तसलसल, मतलब आप देखें कि इसमें कोई रुकावट नहीं आई जब से ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, उनका तसलसल। और अगर ये तसलसल के साथ साथ हम इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं तो ये एक बड़ा कारनामा होगा पाकिस्तान का, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इसके करीब है। हाँ, हम चाहते भी यही हैं कि पाकिस्तान इसके करीब हो। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले ईरान एंड अमेरिका के इशू के ऊपर हम बात कर रहे थे, डॉक्टर अमजद बुखारी हमारे साथ हैं। सर अच्छा, IMF के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि IMF की पाकिस्तान में मालियाती इस्तेहकाम की हिमायत और बजट पर बातचीत रखने पर इत्तफाक, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में बजट की तैयारी हो रही है, और ये जो मरहला होता है बजट की तैयारी का, इसमें क्योंकि हमने बहुत सारे टारगेट्स अहदाफ मुतय्यन करने होते हैं, टारगेट सेट्स करने होते हैं, तो इसमें IMF की मंशा, IMF की अप्रूवल हमें चाहिए होती है, क्योंकि हम IMF के साथ प्रोग्राम में हैं और वहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल कर रहे हैं। और जो भी मालियाती इदारा अगर कर्ज़ देता है तो वो इंश्योर करता है कि आप पैसे जो ले रहे हैं ये देंगे कैसे। कोई भी किसी से कर्ज़ मांगे कि मुझे 1 लाख रुपए दे दें, तो पहला सवाल ये होगा कि वापस कैसे दोगे, कब दोगे। ठीक है, ये फितरी सी बात है। तो IMF के साथ प्रोग्राम में है और IMF ये चाहता है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों। अच्छा, हम मुसलसल ये दावे तो कर रहे हैं कि हम अपनी मईशत को मजबूत कर रहे हैं, मईशत में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ठोस इक़दाम होने वाले हैं जिन्हें हमें करना पड़ेगा और फिर हम ये आगे बढ़ सकेंगे। अब ख़ुद हुकूमत ये तस्लीम करती है कि हम IMF के प्रोग्राम की वजह से अपने लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रहे। हम IMF के प्रोग्राम की वजह से बिजली के रेट बढ़ा देते हैं, हम IMF के प्रोग्राम की वजह से हमने तेल के नर्ख जो है वो इतने रखे हैं, कल आज 6 रुपये रात को कम कर दिए, 6 रुपये पेट्रोल पर, 6 रुपये 80 पैसे डीजल पर। लेकिन ये है कि इससे ज़्यादा हम तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि लेवी जो है अभी भी पेट्रोल पर काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें हुकूमत कहती है कि जी नहीं, हम IMF के प्रोग्राम में मजबूर हैं, हमने ये लेवी आयद करनी है। तो इसका मतलब ये है कि IMF की मंशा जो है वो बजट की जो अहदाफ हैं उसमें चाहिए। और आप ऐसे समझ लें कि बजट अब हमारा IMF और पाकिस्तान की गवर्नमेंट मिल के बनाती है। ठीक है, तो हमें अभी IMF से एक और किस्त मिली है और फ्यूचर में भी ज़ाहिर है हमने इस प्रोग्राम को मुकम्मल करना है। तो हमें IMF के जो तकाज़े हैं उनको भी साथ लेके चलना है। अब जो ताज़ा सूरत हाल है उसमें IMF ने कुछ चीज़ों पर तो इत्तफाक किए है पाकिस्तान के हवाले से, कुछ चीज़ों पर अभी भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो ये चाहते हैं कि इनको ठीक किया जाए। मिसाल के तौर पर वो अभी कुछ टैरिफ हैं उन पर उनको इत्तफाक नहीं है, वो ये कहते हैं कि इनमें इजाफ़ा होना चाहिए, बिजली के नरखों में इजाफ़ा होना चाहिए, बिजली की सब्सिडी ख़त्म होनी चाहिए। वो जैसे 200 वाले यूनिट वाली उन्होंने सब्सिडी ख़त्म की है, वो ख़त्म होनी चाहिए। सोलर सार्फिन के हवाले से उनको नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग पर जो है 100 यकसा करने की वो बात कर रहे हैं और इस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं। एक और जो मामला जो खौफनाक है अवाम के नुक्ता नज़र से, कि हुकूमत जो है हर साल एक बड़ा हदफ बढ़ा देती है, बड़ा हदफ टैक्सेशन कम कर देती है। वैसे तो अच्छा है कि आपको हदफ ज़्यादा रखना चाहिए, बड़ा रखना चाहिए, लेकिन फिर जब उस हदफ की वसूली नहीं हो पाती, आप उस हदफ को हासिल नहीं कर पाते, तो फिर जब आखिरी सहमाई आती है तो जो
मतमवल तबका है, जिनके पास पैसा है, जब आप उनसे टैक्स वसूल करने में नाकाम होते हैं तो वो बोझ फिर आम आदमी पर डाल देते हैं। बिजली के बिलों की सूरत में, तेल की कीमतों की सूरत में, LPG की कीमतों की सूरत में, टोल टैक्स के इजाफे की सूरत में, तो वो फिर वो मुंतकिल कर देते हैं आम आदमी पर वो बोझ ना, क्योंकि आपने वो अहदाफ हासिल करने होते हैं। अगर आप अपने टारगेट को हासिल नहीं कर रहे तो वो ये फेलियर शुमार होता है। तो आखिर हम कब तक इस कैफियत में रहेंगे? और उसका हल और उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि हम अपनी बरामदात बढ़ाएं, हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो हम आसूदा हो सकेंगे। हम कब तक रेमिटेंसेस को अपना एसेट शुमार करेंगे कि जी बाहर से लोग कमा के भेज रहे हैं, वो हमारा जो है वो सरमाया है, भाई ठीक है, चलें, ठीक है, उससे हमें कुशन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रही है, लेकिन ये है कि जो हमारी फितरी माशी नमू है वो तो एक्सपोर्ट से होगी ना। हम GDP की जो पैदावारी अमल है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सर ये भी तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है ना कि हुकूमत की तरजीहात भी तो बड़ी अजीबो गरीब सी हैं कि वेलफेयर के नाम पे इतनी आवाम को बेकारी बना के रख दिया है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का बजट बढ़ा दिया, एजुकेशन का कम कर दिया। ये जो BISP का जो प्रोग्राम है ये उनकी मंशा से है, IMF की मंशा से, और IMF ये चाहता है। अच्छा, ये है क्या? बुनियादी तौर पे हम इसे काफ़ी सारी तनकीद तो करते हैं, लेकिन है क्या? ये IMF ये कहता है कि आप जो सब्सिडी देते हैं वो टारगेटेड सब्सिडी दें, मतलब जो ज़रूरतमंद है उसको आप रियायत दें, जो ज़रूरतमंद है उसको आप रिलीफ दें, जो ज़रूरतमंद है उसकी आप मदद करें। जो ज़रूरतमंद नहीं है, मिसाल के तौर पर जैसे हम खुद भी इस पे कंसर्न का इजहार करते रहे कि 450 रुपये लीटर जो है वो मोटरसाइकिल वाला भी ख़रीद रहा है पेट्रोल, और 450 लीटर जो है वो बड़ी गाड़ी वाला भी ख़रीद रहा है, ठीक है ना, दोनों को एक ही लेवी एक ही लग रही है ना, उस पर भी एक ही लेवी है, उस पर भी एक ही लेवी। तो IMF कहता है कि अगर आप ये टैक्सेशन आप सही वसूल नहीं कर पा रहे तो फिर जो गरीब आवाम है, जो बहुत पिस चुकी है, जिनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, तो फिर उनको टारगेट करके उनको आप सपोर्ट करें। तो ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, बुनियादी तौर पर ये उन लोगों की सपोर्ट का प्रोग्राम है जिनके पास इस वक्त वसाइल दस्तयाब नहीं है बिल्कुल। अच्छा, वैसे मैं ज़ाती तौर पे इस हक़ में हूँ कि पैसे देने की बजाय इनको राशन देना चाहिए, अगर आप सपोर्ट कर भी रहे हैं, क्योंकि इसमें एक पहलू जो है वो ये है कि अमूमी तौर पर जो मेल फैमिली हेड है, ये पैसे उसकी जेब में जाते हैं और वो फिर अपनी मर्ज़ी से खर्च करता है। तो वहाँ जो हमें जो न्यूट्रिशन उनकी बेहतर करनी थी, उसमें फिर जो है मसला रह जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें राशनिंग का जो निज़ाम है उसको दोबारा लागू करना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे आबादी जो है वो गुर्बत की जो लकीर है उससे नीचे चली गई है और उनके लिए 2 वक्त की रोटी मसला हो गया है। तो हमें सस्ता आटा, सस्ती चीनी, सस्ता घी, सस्ते चावल और दालें, चाय भी हम उसके आदी हो गए, चलें ये चीज़ें जो है वो अफराद के मुताबिक, एक ख़ानदान है उसके अफराद के मुताबिक उन्हें हमें सस्ते निरखों पर प्रोवाइड करनी चाहिए, कम निरखों पर प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि लोगों के घर जो है वो अच्छी रोटी पक सके। लेकिन ये जो हम तनकीद करते हैं कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए बेकारी बना दी है, अब अगर उन्हें ये भी ना फराहम किए जाएँ तो उनके लिए रोटी भी मुश्किल हो गई है। ये सारे वो लोग हैं जिनको नैदरा के डाटे के मुताबिक जो है ना वो देखा जा रहा है। ये नहीं है कि इसमें ये तो एक फिर मौशियत के ऊपर बोझ बन रहा है, डिपेंडेंट हो रहे हैं। बात तो आपकी ठीक है कि हमें अगर इनको कारोबार की तरफ दी जाए, बजाय जैसे बांग्लादेश ने इतना ज़बरदस्त बात आपकी ठीक है, लेकिन देखें आप आज तय करते हैं कि हमने इंडस्ट्री लगानी है, ठीक है, आपके पास वसाइल भी हों तो आपको इंडस्ट्री खड़ा करने में 10 साल लग जाएंगे, 10 साल में तो मर जाएंगे लोग, ठीक है। अगर आप ये तय भी कर लें कि हमने तरक्की रातों रात तो नहीं हो सकती, ऐसे नहीं है कि चुटकी बजाएं और तरक्की हो जाए मुल्क में और रोज़गार आ जाए, ऐसा नहीं है। आज अगर आप मनसूबाबंदी करेंगे कि हमने लोगों को रोज़गार देना है, इंडस्ट्री लगानी है, तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद जब वो इंडस्ट्री लगेगी, फिर वो इंडस्ट्री का सारा नेटवर्क कायम होगा, तो फिर जाके लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये आप ऐसे समझ लें, ये सपोर्ट प्रोग्राम जो हैं, ये वो तबका जो बिल्कुल महरूमी का शिकार है उसको ज़िंदा रखने के लिए बुनियादी तौर पर, कि हम उनको इंतज़ार नहीं करा सकते कि जी आप इंतज़ार करें, हम इंडस्ट्री लगाएंगे, हम रोज़गार देंगे तो फिर जाके बेहतरी होगी। इस वक्त जो है हमारी ज़राअत भी शदीद स्ट्रेस में, वहाँ से भी लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा, इंडस्ट्री हम लगा नहीं पा रहे, सरकारी शोबे में, पब्लिक सेक्टर में जॉब्स हैं नहीं, निजी शोबे में जॉब्स जो है वो कम हो रही हैं, तो ज़ाहिर है लोग किधर जाएँ, ठीक है। ये
मैं यही कह रहा हूँ कि हमें ज़ाहिर है बतौर हुकूमत जो है तो रियासत हमें ये सोचना होगा कि बेरोज़गारी एक बड़ा मसला बन के उभर रही है। दो चीज़ें हैं जिनको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे और इनको हमें सीरियसली हमारा कंसर्न होना चाहिए। एक बेरोज़गारी है, दूसरी पॉपुलेशन ग्रोथ है। जो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बड़ा अलार्मिंग है और जिस तेज़ी से हमने माजी में भी इस पे आंखें बंद की रखी हैं। सर, उस पे अभी भी काम हो ही नहीं रहा और पॉपुलेशन डिपार्टमेंट भी अनफॉर्चुनेटली उसका भी कोई ख़ास काम नहीं रहा कि आबादी यहाँ तक पहुँच गई है। और दूसरा, मजहबी हलकों को भी कुछ इतना छोटा सा डिपार्टमेंट है, उससे क्या कर रहे हैं, उसके पास ये वसाइल भी दूसरी जानिब मजहबी हलकों से भी कोई बातचीत की भी उसकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इसको ज़ेरे बहस लाना चाहिए हर सतह पर और तमाम लोग सर जोड़ कर बैठें कि ये ऐसा मामला है जो हमारे यहाँ ये जो आज जो इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ जो है इसका सबसे बड़ा सबब जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ है। अगर हम दुनिया की आबादी के साथ बढ़ रहे होते तो आज हमारी आबादी 13 करोड़ होती, ठीक है, जो हम 25 करोड़ से तजावज़ कर गए हैं। तो ये जो डबल होगी, अभी अगले 25 सालों में हम फिर 50 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। तो कैसे वसाइल आएंगे ना, ज़मीन तो यही है, ठीक है, इसी से जो है हमने अपने लोगों को खुराक का बंदोबस्त करना है, वसाइल यही हैं। तो इसके अंदर रहते हुए हम कैसे इस मसले को बड़ी शिद्दत के साथ एड्रेस करना चाहिए। बैठ के सारे उलमा कराम भी बैठें, ज़िंदगी के हर तबके के फ़र्द को बिठाएं, इस पर गौर करें। आखिर दुनिया ने भी तो इस पर कंट्रोल पाया है, बिल्कुल, ठीक है। हम आगे हैं, बीमारियों में आगे हैं, बीमारियों में आगे हैं। ये जो काम करने वाले हैं इनको भी ठीक होना चाहिए। नाज़रीन, अभी हम चाहते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम IMF के ऊपर बात कर रहे थे, अभी थोड़ी सी कुर्बानी के ऊपर भी बात करते हैं क्योंकि ईद कुर्बान बिल्कुल करीब है। तो अच्छा सर, इस साल कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा देखा गया, लोग भी परेशान हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। डेफिनेटली पेट्रोल प्राइसेस की पीक की वजह से तो इसके ऊपर इफेक्ट तो आया होगा, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसमें रोल प्ले कर रहे हैं और इतने महंगे जानवर हो गए हैं। और कुछ लोगों का मानना होता है आखिरी रात में मंडी बड़ी सस्ती हो जाती है, कुछ लोग आखिरी रात फिर लेने के लिए जाते हैं। अच्छा, एक तो ये जो आपने फिक्रा बोला है ये हम हर ईद पे बोलते हैं, ठीक है। किसी ईद पे हमने नहीं कहा कि जानवर सस्ते हो गए। कहा है आपने कभी सुना है कि जानवर सस्ते हो गए? पहले तो सब यही कहते हैं, हर ईद पे हम यही कहते हैं कि जानवर महंगे हो गए, कैसे गुजारा किया जाए। आप ये देखें कि हम ज़ाहिर है हम जिन हालात से गुजर रहे हैं ये उसका अक्स है ना, रिफ्लेक्शन है कि हम अगर पैसे आपकी जेब में हों तो आपको कोई दुखेगा नहीं, जितना भी महंगा जानवर हो आप खरीद ले आएंगी, ठीक है। तो लोगों की जो पेइंग पावर है वो बड़ी मुतासिर हुई, शदीद मुतासिर हुई है। एक तो पिछले कुछ अरसे में एक दहाई जो है वो बड़ी अजीब सी गुजरी है। इसमें एक तो हमारा जो रुपया था वो बड़ा तेज़ी से डिवैल्यू हुआ, उसकी जो कीमत थी वो 3 टाइम कम हो गई, ठीक है ना, उसकी जो मालियत थी। तो उससे एक पूरा एक लहर आई सोसाइटी में महंगाई की और बेवकूफ़ी की कि जो जहाँ बैठा हुआ था, जिसके पास घर में जो पैसे पड़े हुए थे, जिसके बैंक में पैसे पड़े हुए थे, वो रातों रात 3 टाइम कम हो गए। तो एक ये हुआ कि लोगों की पेइंग पावर ख़त्म हो गई। दूसरा ये है कि ज़ाहिर हमारी जो वेजेस हैं वो मैच नहीं कर रहे ज़रूरियात के मुताबिक। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स 1000 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है तो 1000 रुपये दिहाड़ी से घर नहीं चल सकता, उसकी जो वेजेस हैं वो मैच नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो परेशान है कि भाई मैं 1000 रुपये कमा के ले आता हूँ, मुझे यही मजदूरी मिलती है मैक्सिमम, तो मैं 1000 रुपये से घर का निज़ाम कैसे चलाऊँ। तो ये एक मसला है जो हमें इसको एड्रेस करना होगा। अच्छा, अब मंडी की तरफ आ जाते हैं। मंडी में जो सूरत हाल है वो अजीब सी है। मैं 2-4 चक्कर लगा के जब आया हूँ तो आपने जानवर ले लिया वैसे? हाँ, बस ऐसे ही गुजारा कर लिया। अब वो जो व्यापारी है वो ये मुझे पैसे नहीं मिल रहे सही, जानवर सस्ते हैं, मुझे तो वारा ही नहीं आ रहा, मैंने तो साल इस जानवर को पाला है, आप देखें मैंने इसको खिलाए। अगर 1000 रुपये रोज़ आप एक जानवर पे, मिसाल दे रहा हूँ, आप बड़े जानवर पर खर्च करें 1000 रुपये रोज़ के, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो साल के 365 दिन हैं, तो 365,000 आपने खर्च कर दिए, ठीक है। आप ज़रा काउंट चलें, इसको 500 कर लें, तो फिर आप देखें कितने पैसे आप एक जानवर पे खर्च, 2 साल अगर आपने पाला है तो कितने पैसे खर्च हो गए। वो कहते हैं कि इतने पैसे हमने खर्च किए,
इस जानवर को पाला, इसको फिर ट्रांसपोर्ट करके इस महंगे ट्रांसपोर्टेशन के दौर में मंडी तक लाए, 2-4 दिन खजालत भुगती, हमें पैसे नहीं मिल रहे, पैसे ही ठीक है, क्या बेचें इसको, जिससे हमें तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे। एक बंदे ने कहा कि जी वो मैंने पिछले साल यही जानवर मेरा 3,75,000 रुपये का बिक रहा था, मैंने नहीं बेचा, अभी ये कम पैसे हैं, तो इस दफ़ा 270 में बेचा है उसी जानवर को। तो वो दोनों तरफ, दूसरी तरफ जो आम आदमी है वो कह रहा है कि जी ये तो इतने महंगे जानवर है, मैं खरीद ही नहीं पा रहा, महंगे जानवर है, मैं खरीद ही नहीं पा रहा। डॉक्टर अमजद बुखारी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, नेक्स्ट घंटे में मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। अपनी होस्ट युसरा बलोच को अभी ब्रेक पे जाने दें और फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम IMF के ऊपर, कुर्बानी के ऊपर और ईरान अमेरिका इशू के ऊपर बात कर रहे थे। अब थोड़ी सी बात करेंगे कि जो बच्चे इतनी डिग्रीज़ कर रहे हैं और एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको जॉब्स नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। और फिर उसके बाद डिग्री लेने के बाद वो कभी क्या कर रहे होते, कभी क्या जो प्रोफेशनल डिग्री उन्होंने ली हुई होती है उसमें उनको जॉब नहीं मिल रही होती, बड़े मसाइल पेश आते हैं। और फिर उसके बाद पेरेंट्स की जानिब से भी ये कहना शुरू कर दिया जाता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट की है आपके ऊपर, इतने ज़्यादा पैसे लगाए हैं, लेकिन कोई आउटपुट तो नहीं निकला। डेफिनेटली बनता भी है जब इतनी इन्वेस्टमेंट की जाए, इतना ज़्यादा एजुकेशन पे लगाया जाए और उसके बाद उसका आउटकम ना निकले, रिज़ल्ट ना निकले, तो डेफिनेटली पेरेंट्स की बात भी बनती है। लेकिन पेरेंट्स को भी थोड़ा सा चाहिए कि बच्चों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। जॉब्स की सिचुएशन इतनी ईजी नहीं है, इतना आसानी से पाकिस्तान में जॉब्स नहीं मिलती। थोड़ा सा वेट किया करें, बच्चों को नाउम्मीद ना किया करें, सपोर्ट किया करें, इनकरेज किया करें, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की चल रही है कि बच्चों को सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। इस पर आज हम बात करेंगे कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती। हमारे साथ करियर काउंसलर मौजूद हैं, मिर्ज़ा नदीम बेग सर, आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपको। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला देखने को मिलता है कि लोगों की घरेलू लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। लोगों में कहा जाता है न्यूली कपल मैरिड जो होता है उसकी ज़िंदगी में काफ़ी मसाइल होते हैं, और कभी कहा जाता है कि सास की जानिब से प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं, कभी नंदों की जानिब से, कभी देवर की जानिब से। जो इन लॉज होते हैं वो इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं होते। और यहाँ पे कल्चर भी इसी तरह का है कि जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं, और जो जाहिर सी बात है न्यूली मैरिड जो बच्ची होती है उसको एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है। फैमिली न्यू होती है, लोग नए होते हैं, इतना आसानी से वो जेल इन नहीं हो पाती। तो थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली लगता है इंसान को जेल इन होने में। थोड़ा सा इन लॉज की जानिब से भी ट्राई किया जाए कि थोड़ा सा टाइम दिया जाए खातून को, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसके लिए ना क्रिएट किए जाए, थोड़ा सा ईजी इन्वायरमेंट दिया जाए। आज हम इन्हीं मसाइल के ऊपर बात करेंगे कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्यों इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो जाती हैं इतनी ज़्यादा खातून में, और दूसरी जानिब भी खातून सास होती हैं, और शौहर उसमें क्या रोल प्ले करता है, और शौहर भी इस तरह का हो कि एक वन साइडेड हो जाए तो घर चलना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर भाजत ज़हरा साइकोलॉजिस्ट हैं। मैडम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगाज़ करते हैं सर से। सर, अच्छा, लाखों रुपए बच्चे खर्च करते हैं एजुकेशन पे, पेरेंट्स बड़ा पढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ जाए, और ख़ासकर जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं उनकी तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा विश होती है कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं। हम एजुकेशन हासिल नहीं कर सके किन्हीं वजूहात की वजह से। और जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो भी डेफिनेटली चाह रहे होते हैं जब डिग्री कंप्लीट हो गया बच्चा कुछ आउटकम दिखाए, कोई जॉब करे, कुछ कमा के लाए। तो जॉब्स नहीं मिल रही होती, क्या वजूहात हैं इसके पीछे? पैसे भी लगाएं और फ़ायदा भी ना हो। ये बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा जो आजकल के हिसाब से ये सवाल बहुत कॉमन हो गया। और बिल्कुल जैसे अब आपने अपने इब्तिदाइया में भी कहा कि इस बारे में वालिदैन भी परेशान हैं और जो स्टूडेंट है वो खुद भी परेशान है। देखिए, इसमें ना सबसे अहम चीज़ क्या है कि जब हम किसी भी प्रोफेशन को सिलेक्ट करते हैं कि हमने उसमें एजुकेशन हासिल करनी है, तो नॉर्मली हमारे सराउंडिंग के अंदर क्या है, हम देखते हैं कि प्रेजेंट आज की क्या ज़रूरत है, कि आजकल इस चीज़ का बड़ा ट्रेंड है, आजकल इस चीज़ का बड़ा स्कोप है, आज की बात की जाती है। अच्छा, बात आज की हो रही है, डिमांड आज की है, लेकिन आपकी जो डिग्री कंप्लीट होनी है वो आज से 4 साल के बाद कंप्लीट होनी है।
और जब 4 साल के बाद कंप्लीट होनी है, जो आज की जो आपकी डिमांड थी वो आज से 4 साल के बाद तब्दील हो जाएगी। तो सबसे अहम चीज़ जो होती है वो मेरे हिसाब से क्या है कि जब आपने अपना किसी भी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिग्री की अप्लाई करके वक्त ये देखें कि इसका तकरीबन 4 साल के बाद, अगर 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है तो 4 से 5 साल के बाद इसका स्कोप क्या होगा। अच्छा, अब वो कैसे ट्रेस किया जा सकता है? आज से अगर हम कोई 5-6 साल पहले की बात करेंगे तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल थी। आजकल AI का दौर है, ठीक है, ट्रेंड्स बनते हैं, मुख्तलिफ हमारे पास ऐसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं कि आप फ्यूचर को किसी हद तक आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये 4-5 साल के बाद इस फील्ड में ये प्रॉब्लम होंगे और ये इसके प्लस पॉइंट्स होंगे। अच्छा, अब अगर उन चीज़ को देखकर आप डिग्री प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं, क्योंकि आप वो काम करने जा रहे हैं जो आज से जब कंप्लीशन करेंगे तो ज़रूरत उसके बाद होगी। एक चीज़ तो ये है। अच्छा, अब अगर बदकिस्मती से आप ऐसा नहीं कर सके तो फिर क्या करना चाहिए, ये सबसे अहम चीज़ है। अब होता है स्किल्स का दौर। दो चीज़ें हैं, एक है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एक होती है स्किल्स। स्किल्स कहते हैं हम किसी भी चीज़ को इफेक्टिव वे से करने की जो महारत है, जो सलाहियत है, उसे स्किल्स कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी वजह से नहीं कर सके तो हमारे सराउंडिंग्स के अंदर हम देखते हैं कि कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो जिनका आप कह लें कि जो टेन्योर है वो 1 से 1.5 साल तक के लिए होती है। 1 से 1.5 साल के बाद उस स्किल में फिर चेंज आ जाती है। तो उस सूरत में क्या करना चाहिए, उस मेन एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ आपको वो जो स्किल्स हैं उस पर काम करेंगे। अब दो चीज़ें हो जाएंगी, एकेडमिक प्लस स्किल्स। अगर स्किल्स रेलिवेंट है तो फिर आप मार्केट में मार नहीं खाते। देखिए, हम वो चीज़, बच्चा वो चीज़ करता है जिसको वो बेहतर समझता है, वो नहीं करना चाहिए। चीज़ वो करनी है जो मार्केट की डिमांड है। जो एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे मौजूद हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो वो चीज़ चाह रहे हैं, अगर वही चीज़ बच्चा करके जाएगा तो मैं नहीं समझता कि वो मार्केट में कहीं रिजेक्ट होगा। आप अपनी मर्जी से चीज़ करके जा रहे हैं और जिस चीज़ की मार्केट में ज़रूरत नहीं है आप जितनी मर्जी कर लें, आप ऑब्जॉर्व नहीं होंगे। सर, प्रॉब्लम ये भी तो आता है ना कि जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक डिसिप्लिन में एडमिशन नहीं हो रहा होता, तो उन्होंने कोई 5 डिसिप्लिन में अप्लाई किया हुआ होता है। उसमें से जिनका 2 कोई हार्डली होते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है, बाकी जो 3 रिमेनिंग होते हैं वो तो उन्होंने एक कह सकते हैं कि महफूज रास्ता रखा हुआ होता है कि चले यहाँ ना हुआ तो ये कर लेंगे। जब ये कर लेते हैं तो फिर जाहिर सी बात है उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता उस चीज़ के अंदर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, मैंने भी बात की थी, एक डिग्री है और एक स्किल है। अच्छा, मैं एक डिग्री के बारे में एक बड़ी आपको ज़बरदस्त बात बताऊँ कि जो आजकल का दौर चल रहा है ना, हर डिग्री की जो शेल्फ लाइफ है ना 5 साल है। अच्छा, हर डिग्री की जो शेल्फ लाइफ है वो 5 साल है। अब आप खुद देखेंगे कि 5 साल पहले जो कोर्सेज थे वो आज कोर्सेज नहीं है। जो 5 साल पहले जो चीज़ें थी वो अब नहीं है। इसका मतलब जो चीज़ें आज करेंगे आज से 4-5 साल के बाद वो आउट हो जाएंगी। तो मेन चीज़ क्या होती है, एक होती है रेलिवेंट फील्ड के अंदर वर्टिकल क्वालिफिकेशन। आप अपने आप को बेसिक से टॉप पर लेके जाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है काम है। सबसे अहम चीज़ है कि स्किल्स में जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है। हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो लोग अपनी सराउंडिंग में देख रहे होते हैं कि आजकल जो है ज़रूरत है, एक हमारा प्रोग्राम होता है, आपने देखा अक्सर लोग उस पर करते हैं जिसमें वर्ल्ड की बात करते हैं, वर्ल्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। एक जगह पर मैं जॉब पर फेयर पर गया तो वहाँ मैंने स्टूडेंट को ज़बरदस्ती कहा कि आपने इस पूरे प्रोग्राम को ना आपने ज़रूर जाना है इसमें, और बेशक आपकी जॉब हो ना हो लेकिन आपने हर काउंटर पे जाना है, अपने आप को अप्लाई करना है। अच्छा, वो गए, जब नेक्स्ट क्लास में आए, मैं पूछा मैंने क्या चीज़ देखी, उन्होंने कहा जी हमें पता ये चला है कि फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन की जो लिस्ट थी उसकी रिक्वायरमेंट पे ये 2 पॉइंट शामिल थे। मैंने कहा उन 2 पॉइंट्स में से आपको कितने आते हैं? किसी ने कहा जी 1 आता है, किसी ने कहा जी 2 आते हैं, किसी ने कहा जी मुझे कुछ भी नहीं आता। मैंने कहा आप करें क्या, जिनको 2 पॉइंट में से 1 भी नहीं आता वो अगले 6 महीने में उसे 1 पॉइंट को अपनी स्किल्स में अप
कर ले, जिसको 2 में से 1 आता है वो दूसरा पॉइंट करके अप कर ले। होगा क्या कि जब आप 6 महीने साल के बाद जब दोबारा जॉब फेयर होगा तो वो जो जिस पॉइंट पर आप एक किस्म के रिजेक्ट हुए हैं वो 2 पॉइंट्स आप अपने में ऐड कर चुके हैं। तो मेन चीज़ होती है कि मार्केट के हिसाब से अगर आप अपने आप को तैयार नहीं करते तो फिर मेरे हिसाब से वो जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं, वालिदैन उसको इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं, वो खर्च है। खर्च में और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क है। खर्च वो होता है कि जिसका बेनिफिट मिल गया, इन्वेस्टमेंट वो है जिसका बेनिफिट मिलना है। तो फ़र्क हो गया ना। तो चीज़ वो की जाए, पैसा वहाँ लगना चाहिए, और वो सिर्फ पैसा नहीं, वक्त भी इन्वेस्टमेंट होता है। यानी आप पैसा और वक्त, अपनी पोटेंशियल, अपनी एनर्जी, अपनी तमाम सलाहियतें उस जगह पर लगाएंगे जिससे फ्यूचर में आपको बेनिफिट होना हो, वो इन्वेस्टमेंट है। तो ये मैं थोड़ी सी समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट से मुराद हम लेते क्या हैं। ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट में हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होती है ना बड़ी, वो अपने आप पे इन्वेस्टमेंट होती है कि आपने अपने आप पे क्या इन्वेस्ट किया। बिल्कुल। तो मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को या कोई भी प्रोफेशनल लाइफ में मेरे पास बहुत सी ट्रेनिंग्स होती हैं, मैं लोगों को कहता हूँ कि कम से कम अपनी रेवेन्यू का 10% मिनिमम 10% आपको अपने आप पे स्पेंड करना है। और स्पेंड किस सेंस में करना है? इन्वेस्टमेंट एंगल से। अब वो इन्वेस्टमेंट आपका अच्छा ड्रेसअप भी हो सकता है, आपकी कोई स्किल्स की कमी है, कम्युनिकेशन की, आप वो ले सकते हैं। आप अगर और कुछ नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक चीज़ जो मार्केट के अंदर अगले 2 साल में या 6 साल में रिप्लेस होनी है, आप उस पर अपने आप को लेके चले जाएं। तो जब वो छोटी छोटी चीज़ें आप अपडेट करते हैं ना अपने अंदर, तो बेसिकली आप मार्केट की रिक्वायरमेंट को, डिमांड को पूरा कर रहे होते हैं। और अगर आप करते रहेंगे तो मैंने ये अपनी सराउंडिंग में देखा हुआ है कि जो लोग अपने आप को टाइम के साथ साथ अपग्रेड कर रहे हैं इन चीज़ों के साथ, वो लोग मार्केट में मार नहीं खा रहे। मार्केट में मार वही खा रहा है कि जो भेड़ चाल में चल रहा है, जो दाएं बाएं देख कर चल रहा है, वो सिर्फ डिग्री पूरी करना चाह रहा है कि बस मेरा कहीं भी एडमिशन हो जाए। ये कहीं भी एडमिशन, कोई भी स्किल्स, ये उसको फ़ायदा नहीं देगी। डिग्री, स्किल्स वो बेनिफिट देगी जो मार्केट की ज़रूरत है, जिससे उसकी अपनी ग्रोथ होती हो, जिससे उस पर पोटेंशियल बनता हो। अदरवाइज आपकी एफर्ट का कोई फ़ायदा नहीं। एफर्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा सर, दूसरा ये भी बताएं थोड़ा सा, क्या वालिदैन बच्चों के ऊपर कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशंस हैं उनके हवाले से बड़ा प्रेशर पुट करते हैं कि डॉक्टर बन लो, और इतने ज़्यादा डॉक्टर हम बना रहे हैं कि जॉब्स भी नहीं हैं, और दूसरा ये बेचारे फिर बाहर जाते हैं, कभी वो तनख्वाह की शिकायत करते हैं कि अगर जॉब है भी सही तो बड़ी कम सैलरी मिल रही है, ये इंजीनियर बना लेते हैं। अभी आजकल बहुत ज़्यादा ये भी आ रहा है कि लोग CSP की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं कि CSS कर लें। अब बच्चा, हो सकता है बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता हो सकता है बच्चा कुछ और सिंगर बनना चाहता हो, लेकिन पेरेंट्स का इतना प्रेशर है, जो उनके अधूरे ख्वाब हैं वो बच्चों पे वो पूरा कर रहे होते हैं। और फिर डेफिनेटली बच्चे का जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो उस फील्ड में कैसे रोल प्ले करेगा या किस तरह से परफॉर्म करेगा। उन्होंने बड़ा हर्ट हुए होते हैं और बड़ा बेदिली से काम कर रहे होते हैं अगर उस प्रोफेशन में आ भी जाते हैं, कि वो कहते हैं हमारा ख्वाब ये नहीं था। सही कह रही हैं आप। असल में ना जो हमारी सोसाइटी है और जो हमारे लोग हैं ना, अच्छा उनकी अपनी डिसीजन मेकिंग कम है। वो दाएं बाएं के जो इन्वायरमेंट है ना, वहाँ से प्रेशर बिल्ड करते हैं। मैं क्लास में मौजूद था तो मैंने MBA की क्लास थी, मैनेजमेंट साइंसेज की, तो मैंने स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा जी आपने MBA में एडमिशन क्यों लिया? अब उनमें से 2-3 लोग ऐसे थे जो मेरे हिसाब से बिल्कुल ऑन टारगेट थे। उन्होंने कहा जी मैं, हमारा बिजनेस मौजूद है ऑलरेडी वालिद साहब का, तो उस बिज़नेस के अंदर मैं अपनी ये जब MBA करके आऊँगा तो मेरी ये चीज़ें वहाँ पर सपोर्ट होंगी। एक ने कहा जी मेरे रेफरेंस मौजूद है कि मेरे ना वालिद साहब बैंक में जॉब करते हैं, तो मैं अगर ये डिग्री कर लूँगा तो मेरा वहाँ पे रेफरेंस की बेस पर मैं बैंक जॉब में आ जाऊँगा। ओके। अब 1-2 और लोगों से पूछा, उनसे पूछा जी आपने एडमिशन क्यों लिया? उसने कहा जी मेरे दोस्त ने एडमिशन लिया था, ये मेरे साथ वाले ने एडमिशन लिया तो मैंने एडमिशन ले लिया। बिल्कुल। तो अब आप इससे आइडिया लगा लेंगे कि जब आपकी डिसीजन मेकिंग आपके अपने प्लस माइनस पे नहीं है, तो फिर उसका फैसला करने का आपको हमेशा जो है नुकसान होगा।
नुकसान होगा तो डेफिनेटली। मैं एक देख रहा था उसमें, बल्कि हमारे एक स्कूल में थे, एक मेरे स्टूडेंट हैं, उनका स्कूल है, वो बता रहे थे कि एक बच्चा था, उसका जब इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आना था, उसे 3 दिन पहले उसने खुदकुशी कर ली थी। तो बहुत ही अफसोस। और जब उसका रिजल्ट आया तो बोर्ड में उसकी 3rd पोजीशन थी। वो दाएं बाएं का जो प्रेशर है सर, प्रेशर पे बात करते हैं, अभी हम ब्रेक पे जाते हैं। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। से पहले हम करियर के ऊपर बात कर रहे थे, अभी थोड़ी सी बात करते हैं घरेलू इश्यूज़ के ऊपर कि घरेलू इश्यूज़ क्यों बार बार आ रहे हैं, क्यों ख़वातीन बहुत ज़्यादा फेस करती हैं इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स को, और दूसरा ये कि क्या इसके पीछे साइकोलॉजिकली वजूहात क्या होती हैं जिसकी वजह से जो ख़वातीन हैं इतना ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, और मर्द कहाँ पे ठहरता है, मर्द क्या रोल प्ले करता है। बजट से डिस्कस करते हैं। अच्छा बजट, थोड़ा सा ये बताएं कि सास बहू के प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा क्यों आजकल बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरा हम ये भी कहते हैं कि हमारा ड्रामा इंडस्ट्री हमेशा सास बहू के झगड़े इश्यूज़ दिखा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक उनको भी थोड़ी सी अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए, पर वो भी कैसे बनाएं, ये इश्यूज़ चल रहे हैं आजकल। या बिल्कुल ऐसा ही है हमारा। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी उठाएं तो हमारे इसी तरह के टॉपिक्स ज़्यादा बन रहे हैं, और उन टॉपिक्स में यही ही बताया और दिखाया जा रहा है कि सास बहू एक बड़ा ही जालिमाना रिश्ता है, लेकिन दर हकीकत अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा रिश्ता है ये, अगर इसको बनाया जाए तरीके से, पैटर्न फॉलो करके, तो सास बहू एक बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत रिश्ता है। प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जब एक लड़की ने अपना हस्बैंड शेयर करना हो और उसी मदर ने उसी सन को शेयर करना हो। वो शेयरिंग जहाँ पर आती है और उस शेयरिंग की जब एक्सेप्टेंस नहीं होती दोनों पार्टीज में, प्रॉब्लम्स वहाँ से जेनरेट होना स्टार्ट होती हैं। सास अपना रोल प्ले करती है, वाइफ अपना रोल प्ले करती है कि अब वो मेरा हस्बैंड है, और वो कहती है कि जी 30 साल 25 साल से मैंने पाला है, मेरा बेटा है। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स जनरेट होते हैं और प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं, और घरेलू तनाज़ात शुरू होते हैं और लड़ाई झगड़ों का स्टार्ट होता है। अच्छा बजट, ये भी बताएं कि ये जो घरेलू झगड़े स्टार्ट होते हैं और इनसिक्योरिटीज़ दोनों ख़वातीन की जानिब से पाई जाती हैं, वो हस्बैंड शेयर नहीं करना चाहती, वो बेटा शेयर नहीं करना चाहती, तो यहाँ पे मर्द कहाँ पे ठहरा हुआ है? वो क्या कर रहा है? वो अपना रोल प्ले कहाँ पे कर रहा है? या दोनों को बस देखता है, या वन साइडेड हो जाता है? उसके रिजल्ट्स तो डेफिनेटली बहुत अच्छे कुछ नहीं निकलते अगर वन साइडेड होते हैं मर्द। अच्छा, इसमें मैं अपना ओपिनियन अगर आपको पुट करूँ तो दैट इज़ लाइक, आजकल के दौर में या वैसे पहले भी देखा जाता था कि ज़्यादा प्रेफरेंस टूवर्ड्स मदर्स होती थी, और मदर्स की प्रेफरेंस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता था और अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता था अपनी वाइफ को इतना ज़्यादा कि वो डिफरेंट तरह के नफ्सियाती मसाइल में शिकार होती थी जो लेटरहुड पता लगती थी। लेकिन आजकल में अवेयरनेस आ गई। आई थिंक वो मर्द जो बैलेंस कर सकता है दोनों को, कि सुन ले और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स में दोनों को अपना अपना कॉर्नर दे दे, बैलेंस करके हर किसी को अपनी अपनी जगह पर रख कर लेके चले, आई थिंक सो दैट मैन कैन हैंडल द बोथ सिचुएशन। लेकिन जहाँ कहीं पे मर्द किसी एक जगह पे ज़्यादा टिल्ट हो जाए, आइदर टूवर्ड्स हिज वाइफ, आइदर टूवर्ड्स हिज मदर, वहाँ पे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा जनरेट होना स्टार्ट होते हैं। तो म्याना रवि दरमियान में बैलेंस करके मर्द को लेकर चलना चाहिए, ज़्यादा एक तरफ टिल्ट नहीं हो, गलत को गलत, सही को सही को। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी ऐड करूँगी कि बड़ों की एक इज़्ज़त, एक रिस्पेक्ट होती है, और बड़ों के सोचने का, बुज़ुर्गों के सोचने का थोड़ा सा नज़रिया अलग होता है, उसको सुन लिया जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है उस सुनने के बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके आप जाके अपनी वाइफ बच्चों पे इम्प्लीमेंटेशंस भी स्टार्ट कर दें। उनकी अपनी रिस्पेक्ट है, उनकी अपनी रिस्पेक्ट है। तो जब ये बैलेंसिंग ख़त्म होती है ना, मर्द जब ये बैलेंस नहीं कर पाता और वन साइड टिल्ट होता है, मेनली प्रॉब्लम्स वहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा बजट, ये भी बताएं कि जो पेरेंट्स हैं वो भी समझना नहीं चाहते। बहुत ज़्यादा पेरेंट्स काबिल एहतराम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, अगर उनकी बात से इख्तलाफ कर लिया जाए, अब बेटा कर ले या बेटी कर ले, तो उनका रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग आता है। वो समझते हैं कि हमारी तो औलाद शायद नाफरमान हो गई है, अच्छी नहीं है, हमारे हाथ से निकल गई है, हमने शादी क्या कर दी, ये तो अपनी बीवी की ये शौहर का सुन रही है बात, हमारी तो बात ही नहीं सुन रही। तो इसके ऊपर क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, या इनको किस तरह से गाइड किया जाए पेरेंट्स को, कि ताकि उनको पता चले कि हमारी बाउंड्रीज़ कहाँ तक हैं। अब न्यूली मैरिड कपल को हमने कितना टाइम देना है, उन्होंने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, अपनी लाइफ को भी आगे लेके चलना है, और बेशुमार चैलेंजेस भी उनके लिए ठहरे हुए हैं।
तो पेरेंट्स को बाउंड्रीज़ को कैसे उनको समझाएं, बताएं, क्योंकि ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि पेरेंट्स को समझाया जाए या बताया जाए या इख्तलाफ किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। वही बात है कि बड़ों की जब एक बात आती है ना, तो अगर आप उनको एक काउंटर चेक दें तो बड़ा ही एक बिहेवियर आता है कि नाफरमान औलाद और ये और वो, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो यहाँ पे फिर वही बात करूँगी कि जब आप अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, आप किसी की बेटी अपने घर ला रहे हैं, तो अपने आप को मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें कि अब हमारे बेटे ने शेयर होना है। अगर वो दिन के 4 घंटे हमारे साथ गुजारता था फॉर एग्जांपल आफ्टर वर्क, तो अब वो 2 घंटे हमारे साथ और 2 घंटे उधर गुजारेगा। तो ये कुछ वक्त गुजारने की, और जब एक आप बच्ची को ला रहे हैं तो उसको वार्म वेलकम किया जाए उस घर में, क्योंकि वो आपके घर के माहौल से वाकिफ नहीं है। वो अभी आई है, उसने अभी आपको ज्वाइन किया, उसको अंडरस्टैंड करने में, सबकी नेचर्स का पता होने में टाइम लगेगा। तो उसको टाइम दिया जाए, उसकी छोटी छोटी गलतियों पे बजाय उसको डांट डपट के गुस्सा एग्रेशन देने की बजाय उसको समझाया जाए, एक बॉन्ड बनाया जाए। प्लस इसी के साथ ही जब लड़की शादी होकर आ रही है तो उसको भी ये समझाया जाए कि तुम एक अलग घर में जा रही हो, वहाँ सबके मिजाज अलग होंगे, तो कुछ मानना और कुछ मनवाना। व्हेन यू हैव दीज काइंड ऑफ थिंग्स, मिड वेज आप लेते हैं तो ऑलवेज रिजल्ट्स कम्स पॉजिटिव। जब आप एक्सट्रीमिस्ट हो जाएं, आइदर द गर्ल हु केम और आइदर द वुमेन हु टुक हर, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स जनरेट ज़्यादा स्टार्ट होते हैं। तो ये बाउंड्रीज कुछ सेट करनी चाहिए कि अगर आप बहू ला रहे हैं तो आपका बेटा शेयर होगा, आपका किचन शेयर होगा, फाइनेंशियल बजट शेयर होगा, चीज़ें मैनेजमेंट करनी पड़ेंगी, उसको समझाना पड़ेगा, शी इज़ न्यू। और इसी तरह उसको भी एक बाउंड्री दी जाए कि आप जा रहे हो तो आपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। अगर वो आपको किसी बात पर रोक टोक करें और वो आपके फ़ायदे की हो, आपको ना पता हो, तो उसको एज मदर ही सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हो सकता है आपका फ़ायदा हो। कहीं कोई क्लैश आए तो उसको कम्युनिकेट कर लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा, ना कि उसको कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट करके आप रिलेशनशिप खराब करें। तो ये बाउंड्रीज आई थिंक सो दोनों बाउंड्रीज होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा बजट, ये भी बड़ा इशू आता है देखने को, अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान में एक वट्टा सट्टा की रस्म भी पाई जाती है। चले अब रिश्ता हो गया है, दोनों जानिब से बच्चियाँ करना चाहती थी या बेटे करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे, चलिए रिश्ता हो गया, उसके बाद एक घर का रिश्ता टूटता है तो वो कहते हैं ये मैंडेटरी हो गया है कि दूसरे घर का भी रिश्ता टूटे। तो कोर्ट में ऐसे बहुत से केसेस और कपल देखने को मिलते हैं, वो रहना चाहते होते हैं, रो रहे होते हैं साथ रहने के लिए, लेकिन पेरेंट्स की जानिब से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिया जा रहा होता है कि वो एक दूसरे को डिवोर्स दे के सेपरेशन की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, अब ये रिवाज वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग अब पहले से फार वे बेटर, अब बहुत कम हो चुका है। और लेकिन बचत ये अभी भी गांव में तो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट। अगर मैं लोअर पंजाब की बात करूं, बिल्कुल बैकवर्ड एरियाज या टाउन्स की बात करूं, तो उधर अभी भी ये चीज़ प्रैक्टिस की जाती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस दोनों पार्टीज को, दोनों कपल्स को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। लेकिन अब क्योंकि थोड़ी अवेयरनेस आ रही है, ज़माना मॉडर्न हो रहा है, एजुकेशन हिट कर रही है, प्लस अब कुछ लोग जो आजकल के हमारे बच्चे हैं, जो आजकल की हमारी जनरेशन है, उनमें इतनी नाउ हाउ है कि वो अपने स्टैंड को लेना जानते हैं। तो अब ये रुझान कम हो गया, लेकिन बिल्कुल एक दौर था जब ये चीज़ प्रैक्टिस की जाती थी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस में आज तक हम ऐसे कपल्स देखते हैं जिनकी औलादें बड़ी हो गई हैं, तो माएँ या वालिद इस कंप्लेन से आते हैं और इस डिप्रेशन और एग्जाइटी से आते हैं कि जी बट्टा सट्टा था तो एक नहीं बसी तो मैं नहीं बस सकी। तो ये एक बड़ा ही एक गलत रिवाज है वट्टे सट्टे का, जिसको मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती और इसके ऊपर बिल्कुल अवेयरनेस होनी चाहिए, काम होना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। और अगर ऐसा हो भी जाए तो जो कपल आपस में खुश है उसको एक दूसरे के साथ खड़ा होके बैकबोन की तरह एक दूसरे के साथ स्टैंड लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी जानिब के रिवायात भी वहीं अच्छी होती हैं जो किसी के लिए आसानियाँ पैदा करती हैं। मुश्किलात पैदा करने वाली चाहे किसी भी कल्चर में, पश्तून कल्चर में, बलोच कल्चर में, पंजाबी, सराइकी, जो भी पाकिस्तान में लोग बसते हैं, कोई भी रिवायात अगर किसी के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हैं, चाहे वो खातून है या वो मर्द है, वो डेफिनेटली अनएक्सेप्टेबल है। उनको कोशिश करेंगे उनको तर्क कर दें, किसी के लिए मुश्किलात ना खड़ी करें। अच्छा भजत, दूसरी जानिब ये भी एक होता है कि अक्सर जो सास होती है उसको बड़ा विलन बना के पेश किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत जगहों पे बहुत फ्रेंडली अच्छी सासें भी मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि बुरी सासें ही होती हैं। दूसरा ये कहा जाता है कि बेटी को या बहू को अलग कर दिया जाए, तो अब वो अलग रहना शुरू करते हैं, अपनी लाइफ अलग स्पेंड करना शुरू करते हैं। लेकिन
ख़वातीन को भी, जो लड़की है उसको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब आपके पेरेंट्स आपके भाई के साथ रह रहे हैं तो आपके शौहर के पेरेंट्स भी डेफिनेटली उसका हक बनता है कि वो अपने बेटे के साथ ही रहें, और अगर बेटे के साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे वो। तो आजकल की जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, वो भी ये समझना नहीं चाहती कि वो कहती हैं हम अकेली रहें, हमारा शौहर है, हमारे बच्चे हों, बस उनके पेरेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करती। उनको भी थोड़ा सा बताने की हम कोशिश करें कि किस तरह से थोड़ा सा वो अंडरस्टैंड करें चीज़ों को, कि उनको साथ रखना है, हमें समझना है। वो शुरू से ही इनकारी होती हैं कि पेरेंट्स नहीं रहेंगे लड़के के। अच्छा, अगर आप एंटर ही एक घर में इस माइंडसेट के साथ हुए हो कि मैंने अलग रहना है अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो ये एक गलत माइंडसेट है। अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं टू मर्ज योरसेल्फ इन सम फैमिली, तो फिर वो रिश्ता भी ज़्यादा देर नहीं चलेगा, चाहे वो अलग भी रह ले। लेकिन इधर मैं एक छोटी सी बात और एक ओपिनियन ऐड करूँगी, इससे हो सकता है कोई वाकिफ हो ना हो, लेकिन हमारे अगर इस्लाम में भी देखा जाए तो ये कहा जाता है कि जब आप अपने बेटे की शादी करते हैं तो उसका चूल्हा अलग कर दें, सेपरेट कर दें। तो वो तनाज़ात इतने बढ़ जाएं, मुश्किलात इतनी बढ़ जाएं चीज़ों, क्योंकि औरत में अगर आप देखें ना तो फीमेल इज़ वेरी, आई मस्ट से वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक फ़ीमेल बहुत मुश्किल है समझने के लिए, और वो बड़ी उलझी हुई होती है, चाहे वो किसी भी कैरेक्टर में हो। तो फीमेल्स बहुत जल्दी अपनी जगह किसी को नहीं देती, स्पेशली द किचन थिंग, स्पेशली शेयरिंग। तो वो जो चीज़ उनकी है वो उनकी है। तो जब ये हम शेयर नहीं कर रहे होते और चीज़ों को नहीं, मामलात को देख रहे होते, तो प्रॉब्लम्स आते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें अपने बड़ों को साथ रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उन बड़ों की वजह से आपका आपसी ताल्लुक़ ख़राब हो रहा है, आपके आने वाली नस्ल पे इफ़ेक्ट हो रहा है, आप एज हस्बैंड वाइफ आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी और रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसमें अगर आप में इतनी गुंजाइश है और इतनी सकत है कि आप एक सेपरेट घर और चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स को भी देख सकते हैं, तो बेटे के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी वाइफ को भी अलग रखे और पेरेंट्स को भी अलग रखे और दोनों की जिम्मेदारियों को उठाए। क्योंकि ये वाकई ही इट्स फैक्ट कि जब बेहतर है कि आप एक दूसरे की शक्ल भी ना देखें और साथ रहें, इससे बेहतर ये है कि आप अलग रहें और एक अच्छी गैदरिंग कर लें, एक अच्छा डिनर लंच वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक आप कर लें, तो इट्स बेटर। मैं इस चीज़ को बिल्कुल कहूँगी कि अगर तो इस तरह के कोई मामलात हैं घर में, तो बिल्कुल मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को भी, जब वो क्लिनिक पर आते हैं इस तरह के इश्यूज़ हों, तो मैं उनको बिल्कुल एडवाइस करती हूँ कि अगर बिल्कुल नहीं बन पा रही, टेबल टॉक करें, कम्युनिकेट करें, फिर भी नहीं बन पा रही तो बेटर टू गेट सेपरेट, सो दैट आप वंस इन अ वीक मिले पर बड़े अच्छे से मिले। पर एक ही घर में रहते हुए साला साल एक दूसरे की शक्ल भी ना देखें, दैट इज़ नॉट गुड। वो अच्छा नहीं है, वो मेंटल हेल्थ को ख़राब करता है, वहाँ से मेंटल इश्यूज डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। और ये तो फिर पहले भी कहा गया हुआ है, हमारे इस्लाम से भी जनरेटेड ही है कि जब आप बेटे की शादी करें, अलग कर दें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और हमारे ही बड़े बुजुर्ग कहते हैं जितने बेटे होते हैं उतने घर बनते आते हैं। तो आई थिंक सो इस चीज़ को हमने बड़ा कॉमनली, हमारी वालिदा मोहतरमा और वालिद साहब ने पकड़ लिया हुआ है कि अगर बेटा है तो साथ ही रहेगा, उसकी एक लाइफ है। अगर वो साथ नहीं चल पा रहे, ओके फाइन। लेकिन अगर इस दर मैं एक लड़की की भी बात करूं कि अगर वो शादी करके आ रही है और इसी माइंडसेट से आ रही है, तो ये गलत है। अगर पेरेंट्स आर गुड तो आपको साथ रहना चाहिए। बुजुर्गों की एक फील और घर की रौनक और बरकत भी बुजुर्गों से है। बिल्कुल, अगर वो महसूस होती है तो साथ रहो, अपने अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लाओ। नहीं है फिर सेपरेट हो। तो ये दो अलग इसको मैं ऐसे डिफाइन करूं। अच्छा, तो दूसरा मुझे ये भी बताएं कि अभी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम घरेलू इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे थे जो सास बहू की होती है। अब थोड़ी सी करियर के ऊपर भी बात कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे वो प्रेशर था, जो पेरेंटल प्रेशर भी हो सकता है, सोसाइटल प्रेशर भी हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से बच्चे सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, इंतहाई संगीन कदम की तरफ चले जाते हैं और दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। अगर नंबर किसी के बाद में अच्छे भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता, रिज़ल्ट का वेट ही नहीं करते, उससे पहले दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। और कुछ बच्चे अगर फेल भी हो जाते हैं, इसको मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए। फेलियर भी आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए।
और कोई चीज़ भी अगर आपकी लाइफ में होती है वो आपको लर्निंग दे के जाती है। ऐसा नहीं होता कि उसके कोई रिजल्ट्स नहीं निकलते अच्छे, आप सीखते हैं उससे। अगर कोई भी बच्चा फेल होता है तो आप उसे दोबारा से गाइड करें, इनकरेज करें, कोशिश करें। और ख़ासकर मैं पेरेंट्स को कहूँगी, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की जानिब से प्रेशर आता है, और अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर लें सोसाइटल प्रेशर को बच्चा फिर भी हैंडल कर जाता है, लेकिन अगर घर की जानिब से भी बड़ी तनकीद आ रही हो तो वो बड़ी मुश्किल खड़ी कर देती है बच्चों के लिए। इसी पे बात करेंगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको डिस्कस होना भी चाहिए। अच्छा सर, प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है बच्चों के ऊपर। अगर 9th में बच्चा फेल हो गया है, रिपीट आ गई है या किसी भी क्लास में आ गई है, तो ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बच्चे फेल भी होते हैं, बच्चे गिरते भी हैं, बच्चे चीज़ें भी तोड़ते हैं, उसके बाद ही सीखते हैं ना कि गिलास शीशे का है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए, ये टूट सकता है। तो ये तो लाइफ का हिस्सा है। लेकिन पेरेंट्स इस चीज़ को, पेरेंट्स का माइंड सिर्फ उसी चीज़ पे ठहरा हुआ होता है, हमें सक्सेस चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे पेरेंट्स, जैसे बहुत से पेरेंट्स सपोर्टिव भी होते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स जो होते हैं उनको क्या कहेंगे आप? जी, अभी जैसे पहले भी जब बात हुई थी तो मैंने बताया था कि एक हादसा तो मैंने भी देखा है उसको। अच्छा, उसमें जो वजह क्या है, हमारा ना जब हम बात करते हैं ना फैसला साजी की, फैसला साजी, उसका एक बड़ा सिंपल सा रूल है, चूज अमंग ऑल्टरनेटिव्स। ये डिसीजन होता है, पहले ऑल्टरनेटिव्स तो हो। अब आपने अगर ऑल्टरनेटिव्स दिए नहीं, एक पॉइंट दे दिया है कि नहीं आपने यही करना है, ये डिसीजन मेकिंग नहीं है। आपको रेंज देनी चाहिए, रेंज। अब हमने रेंज क्या दी हुई है, मेडिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, अब वो बच्चा प्रेशर कुकर में है। प्रेशर कुकर में कहाँ से है, वालिदैन की तरफ से। स्कूल और कॉलेजेस में जाता है तो वहाँ पर एक भेड़ चाल के सुपर सेक्शन है। अब सुपर सेक्शन का मतलब होता है कि बाकी लोग समझते हैं कि शायद यार हम कोई जहनी तौर पर बहुत डाउन है कि हमें दूसरे सेक्शंस के अंदर रखा गया। तो ये प्रेशर बिल्ड होने शुरू हो जाता है, यानी टीचर्स की तरफ से भी, वालिदैन की तरफ से भी, माशरे में दाएं बाएं लोगों की तरफ से भी। वो प्रेशर खराब करता है। अगर आपने बच्चे को रेंज दी हो कि बेटा आपके पास ये ऑप्शन है, 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 उसको अगर आपने 15-20 ऑप्शन दिए हो तो बच्चा कंफर्टेबल, अच्छा यार मेरे पास अगर ये नहीं होगा तो मैं ये कर लूँगा, Exactly. ये नहीं है तो ये कर लूँगा, ये नहीं तो जितने उसके पास ऑप्शंस होंगे, अच्छा उसमें वो कंफर्ट में आना शुरू हो जाएगा कि यार ठीक है मेरे पे प्रेशर नहीं है। लेकिन फिर मैं एक और बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप एक ऐसा फील्ड करें कि जिसमें आपके पास हर फील्ड के अंदर भी 4 से 5 ऑप्शन हो। मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस में AIB है, CSP है, उसमें सॉफ्टवेयर पे काम के अंदर होता है। उसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के जो है, आप जैसे साइबर क्राइम है उसमें काम कर रहे होते हैं, सिक्योरिटीज़ के साइबर, यानी बेइंतहा उसमें काम है, 4 से 5। इसी तरह अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में आते हैं या मैनेजमेंट साइंस में आते हैं तो 4 से 5 फील्ड है। तो लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए कि एक चीज़ के साथ वो 4 से 5 फील्ड उसके पास हो। नंबर 1 4-5 फील्ड प्लस जो मैंने स्किल्स की बात की थी, स्किल्स कौन सी लेनी है, स्किल्स वो जो अगले 1 से 2 साल के अंदर ज़रूरत है, उन स्किल्स को साथ साथ अपडेट करता रहे। मैंने पहले कहा कि शेल्फ लाइफ है डिग्री की 5 साल, इसका मतलब है 5 साल बाद जो चीज़ आपने पढ़ी है ना वो आउटडेटेड है। अब आपने मार्केट में ज़िंदा रहना है अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल। अब 2 तरीके से रह सकते हैं, या तो आप एडवांस स्टडीज़ करके वर्टिकल क्वालिफिकेशन में चले जाएं, जो मुश्किल काम होता है। दूसरा काम होता है कि साथ साथ स्किल्स क्रिएट करते जाएं और स्किल्स करते अपने आप को अपग्रेड करते जाएं। मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप चलते जाएंगे, आप अब्जॉर्व होना शुरू हो जाएंगे। और जब तक आपके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, जब तक आपके अंदर करंट मौजूद है, जब तक आप मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करते रहेंगे तो आप आगे आना शुरू कर देंगे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बच्चे को रेंज दें, रेंज। जब इतनी रेंज देंगे तो उसका डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी। जब आप उसको 2 ऑप्शन देंगे, 1 या 2 देंगे, वहाँ पर उसका जो है डिसीजन मेकिंग हमेशा प्रेशर वाली होगी। प्रेशर के अंदर मैं नहीं समझता कि रिजल्ट हमेशा 100% होगा। शायद 1-2% लोग उस प्रेशर को फेस कर जाएं, लेकिन हर बच्चा वो नहीं करता, क्योंकि जो बच्चा भी उस चीज़ से आउट होता है ना, वो समझता है कि शायद वो दुनिया का नकारा तरीन बच्चा है जब वो वहाँ से रिजेक्ट होता है। अगर आपने उसको 8-10 रेंज दी हों तो उसमें बच्चे को लगता है कि यार इधर नहीं तो मैं इधर सेट हो जाऊंगा, इधर नहीं तो मैं इधर सेट हो जाऊंगा।
तो वो उसके लिए उसको ये होता है कि नहीं यार मेरी स्किल्स ऐसी है, मैं कहीं भी एडजस्ट हो जाता हूँ। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इस सेंस में होनी चाहिए उसके अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, दूसरा ये भी है कि पेरेंट्स जो हैं वो इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, खासकर रिमोट एरियाज़ के जो पेरेंट्स होते हैं उनको इतना आइडिया ही नहीं होता कि बच्चों को रेंज दी जाए, प्लान बी होना चाहिए। और स्किल्स की तो ये सूरत हाल है कि आप तो कह रहे हैं कि डिग्री की रेलेवेंट स्किल आप लाजमी हासिल करें। वैसे भी यूरोप और दूसरे ममालिक में स्किल्स, कुछ भी बच्चा डिग्री प्रोग्राम कर रहा हो तो कोई भी स्किल कारपेंटर बना देते हैं, बार्बर भी बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें बड़ी अजीब सी समझी जाती हैं। लोग उसको स्टेटस सिंबल से कनेक्ट कर देते हैं, कहते हैं कि ये चीज़ मुनासिब नहीं है, लोग क्या कहेंगे, हमारी तो इतना बड़ा नाम है, कास्ट है। तो बच्चे वो नहीं करते, बच्चे कहते हैं कि हमें तो बुरा लगेगा, हमारे पेरेंट्स के ऊपर बात आएगी, हम किस तरह से इस तरह की स्किल्स को हासिल करें। तो उसके ऊपर क्या कहेंगे थोड़ा सा पेरेंट्स को, कि ताकि पेरेंट्स। बहुत अच्छी बात है कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो वालदैन का तो ज़ाहिर है कि वालदैन जो है ना माशरे में रहते हैं, और माशरे में हमारी है भेड़ चाल। तो लोग हमारे ना दाएं बाएं के लोग, उसके बेटे ने ये कर लिया, उसके बच्ची ने ये कर लिया, तो वो प्रेशर में आते हैं। लेकिन ये मेन काम जो है ना मेरे हिसाब से इदारों का है, तालीमी इदारों का बहुत रोल है। मैंने आज से शायद कोई पिछले साल भी प्रोग्राम हुआ था, तो मैंने उसमें कहा था जी कि मेरी एक जो प्लेटफॉर्म पे बात हुई, मैंने कहा जी कि मैट्रिक तक मैं समझता हूँ, मैट्रिक तक हर बच्चे में कम से कम 2 से 3 स्किल्स मस्ट हो कि वो जब मैट्रिक करके निकले वो 2 से 3 स्किल्स उसमें होनी चाहिए। वो प्लम्बिंग का कोर्स भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स भी हो सकता है, वो मोटर मैकेनिक का भी हो सकता है, वो हेयर ड्रेसेस का भी हो सकता है। अच्छा, हम इस काम को बुरा, जैसे भी आपने कहा ना कि हम हजाम के काम को बुरा समझ रहे हैं, लेकिन अगर आप अभी कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी उठा के देखेंगे तो पता चलेगा वहाँ पे प्लम्बर की बड़ी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जिन कामों को आप बुरा समझ रहे हैं तो उसकी तो दुनिया भर के अंदर अहमियत ज़्यादा है, पैसा भी है और रिस्पेक्ट भी है। और इस्लाम तो बिजनेस होता है जी, इस्लाम में मैं देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो एक लेसन दिया है ना वो बड़ा प्यारा है। हम सबसे घटिया काम पता क्या समझते हैं हमारे माशरे में? मोची का काम, जो जूते मरम्मत करता है। तो आपने अपने जूते खुद मरम्मत करके जो हमें मैसेज दे दिया है ना, तो इससे बड़ा मैसेज कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। और कहा गया कि जो इस तरह की मेहनत करके रिस्क कमाता है वो अल्लाह ताला का दोस्त है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है, हमें इस तरफ तरबियत देनी पड़ेगी। और मैं तो समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा तरबियत देनी पड़ेगी असाज़ा कराम को, उन इंस्टीट्यूशन को, वालिदैन को भी इस चीज़ को समझना चाहिए। और स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो टीचर्स हैं उनको ये जहन बनाना चाहिए कि बच्चों को रेंज दें। मेडिकल और सिर्फ इंजीनियरिंग के अंदर ना, मेडिकल के अंदर अब बेइंतहा प्रोफेशन हो गए। मेडिकल के अंदर, पैरामेडिकल के अंदर आप चले जाएं तो डिस्पेंसरी है, लैब्स कितने काम आ गए हैं, बायो केमिस्ट्री में बड़ा काम आ गया है। अच्छा, एग्री साइड में आ जाएं तो वो बेइंतहा काम है। इतने प्रोफेशन मौजूद हैं, हम वहाँ पर क्यों नहीं लेके जा रहे? हम वहाँ पर बच्चों को क्यों नहीं मूव करवा रहे? क्यों नहीं? उससे बेनिफिट होगा, उससे बेनिफिट होगा। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम बात कर रहे थे करियर काउंसलिंग पे, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोबारा जो घरेलू इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर बहजत से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक प्रॉब्लम जो मैनिपुलेटिव सास का होता है उसकी निशानियाँ क्या होती हैं, कंट्रोलिंग सास की निशानियाँ क्या होती हैं, वो भी थोड़ी सी बताएं कि ताकि हमें पता चले। और कंट्रोलिंग वाइफ की भी बताएं, जो बहू की भी बताएं, ताकि हमें पता चले, कंपैरिजन कर सकें कि कौन सी सास कौन सी होती है और बीवी कौन सी होती है, और आइडेंटिफाई कर लें कि इनको कैसे टैकल करना है। अच्छा, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि हर इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन इज़ डिफरेंट। तो कुछ वाकई ही ऐसा रोल प्ले कर जाती हैं, बड़ी मैनिपुलेटिव रहती हैं कि बात उस अंदाज में, उस लिहाज से की नहीं गई होती। एब्सेंस ऑफ द सन में बात कर लूँ या हस्बैंड की, दोनों की अगर बात कर लूँ, वाइफ और मदर इन लॉ की, तो बात उस अंदाज में आपस में की नहीं होती जिस अंदाज से उसको डिलीवर किया जाता है। और उस लहजे में भी बाज़ औक़ात वो बात नहीं की गई होती जो लहजा आगे डिलीवर किया जाता है। तो जब ये चीज़ें देखते हैं कि अगर आप घर पर नहीं हैं और आप घर पर आए हैं और आपको सुनने में ये मिला है कि जी उन्होंने इस टोन में, इस एग्रेशन में, इस पिच पे मुझसे ये बात यूँ की है जो कि नहीं की गई होती और बाज़ औक़ात समझाने की गई होती है, तो वो चीज़ मैनिपुलेटिव है कि बात को सही तरीके से आप अगले बंदे के आगे ना रखें। लाइक फॉर हस्बैंड है या बेटा है, तो इस तरह बड़ी सासें ऐसी मैंने देखी हैं
कि वो अपनी मतलब बहू की उस तरह की इंटेंशंस नहीं होती और उसकी पार्टिसिपेशंस भी पॉजिटिव होती हैं, लेकिन वो उसको नेगेटिव दे रही होती हैं और इंटेंशंस भी गलत बयान कर रही होती हैं, तो ये मैनिपुलेशन है, दिस इज़ रॉन्ग। या आप एक बंदे को गलत जज करके एक बंदे का रिश्ता ख़राब करा रहे हैं। आप एक जजमेंट दे रहे हैं अपने बेटे को कि जी तुम्हारी बीवी ऐसा तुम्हारे पीछे करती है, हमारे साथ या आए मेहमान को पानी नहीं पूछा, वो बड़ा मामू आया था उसको सलाम नहीं किया, दर हकीकत उसको आने में थोड़ा टाइम लग गया होगा, चेंज करने में टाइम लग गया होगा, या सलाम किया होगा तो उसने नहीं सुना होगा, तो ये चीज़ मैनिपुलेटिव है। इसी तरह वाइफ्स भी करती हैं कि आपके पीछे आपकी अम्मा ने मुझे ये बोल दिया, मेरे वालिदैन पर गई, दिस दैट। जब आप गलत कम्युनिकेट करें और गलत अंदाज में की गई हुई बात को और लहजे को डिफाइन करें, तो ये मैनिपुलेशन है, यहाँ से चीज़ें डिस्टर्ब। अच्छा, दूसरा ये भी बहुत ज़्यादा इसमें सॉरी आपको काट रही हूँ कि वो बंदे को चाहिए कि वो खुद इस चीज़ को एनालिसिस करे। उसको अपनी वाइफ का, सबसे ज़्यादा हस्बैंड को अपनी वाइफ का पता होता है, इसी तरह उसको मदर का भी पता होता है क्योंकि बचपन का ब्रॉटअप होता है। तो अगर कोई बंदा ये कहना कि मैं तो घर ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं लगा किसने क्या सच बोला क्या झूठ, तो इतनी नॉलेज ज़रूर होती है आपको अपनी दोनों पार्टीज़ की, तो वो खुद फैसला करे, खुद स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो और उसे पता हो कि हाँ यार अम्मा ने अगर ये बात की तो इसमें चीज़ ये एक्स्ट्रा होंगी, और अगर बेगम ने ये बात की तो 2-4 चीज़ ये एक्स्ट्रा होंगी, तो उनको वो साइड पे करके नॉर्मलाइज कर सकता है। जहाँ वो टिल्ट हो जाए एक तरफ, वहाँ प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं। अच्छा, दूसरा ये भी एक बड़ा पाकिस्तान में इशू है, मर्दों के साथ भी ख़वातीन के साथ भी। अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो उसके बदले में दूसरा इंसान गुस्सा नहीं कर रहा, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है, और बीवी है या शौहर है या सास है, तो उसके बाद अगर कोई अच्छा काम भी करता है दोबारा, तो वो कहते हैं देखो हमने इसको दबा लिया, ये सही हो गई, ये सीधी हो गई। अच्छा, वो बीवी की जानिब से भी सेम कहा जाओ तो देखा मैंने अपना शौहर सीधा कर लिया, बजाय थैंकफुल होने के कि आपके लिए आपने इतना स्ट्रांग रिएक्शन दिया, गुस्सा किया, उसके बदले में उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, उसको कूल डाउन करने की कोशिश की, अच्छे से किया, हंस लिया या इग्नोर कर दिया, या कुछ अच्छा सा बना के हस्बैंड का मूड ठीक करने के लिए भी, चलो हस्बैंड का मूड ठीक हो जाएगा, तो उनके माइंड में आता है हमने इनको दबा लिया। बिल्कुल, इस पर थोड़ा सा बता दें। हाँ, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है और वाकई प्रैक्टिस भी हो रहा है। अगर वो एक बंदे ने उसको इग्नोर करके दोबारा पॉजिटिवली कोई चीज़ की गई और तो ये बड़ा कॉमन जुमला आता है कि उसने हमें दबा दिया। इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि अगला पार्टनर, अगला पर्सन भी एक दफ़ा बर्दाश्त करेगा, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा फिर जब वो रिटेलिएट करेगा, वो पिछली 2 की कसर पूरी करेगा। फिर वो चाहे वाइफ करे या मदर इन लॉ करे, या वो हस्बैंड टूवर्ड्स वाइफ हो या वाइफ टूवर्ड्स हस्बैंड हो, तो फिर वो जो रिटेलिएशन होती है ना, फिर वहाँ पर ये हमारी जो एक कॉमन हुआ है, डिवोर्स रेशो कॉमन हुई है हमारी, और ब्रेकअप, सेपरेशंस, ये चीज़ें जो कॉमन हुई हैं, घर नहीं बसा, साथ नहीं रह पाए, यहाँ पर वो चीज़ आती है। तो फिर वो होता है कि मदर की तरफ से आता है कि नहीं बस अब साथ नहीं रहना, या वाइफ की तरफ से आता है कि बस अब साथ नहीं रहना। ये वो चीज़ें हैं जो अंदर ही कंपाइल हो रही होती हैं और पाइल अप होते 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 अट टाइम्स कम, जब वो इतना अपना बेस्ट देने के बावजूद भी प्रेज नहीं लेते और क्रिटिसिज्म आता है, तो वो इस चीज़ में प्रॉब्लम। ठीक है डॉक्टर behzad ज़ारा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है, और मिर्ज़ा नदीम बेग आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीनन आपको आइडिया हो गया होगा कि अब कौन सा कोर्स कैसे चूज़ करना है और कौन सी स्किल आपने डेवलप करनी है, और एक सास को भी टैकल करने का तरीका होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे फीमेल को डील करना है, कैसे मेल को डील करना है। हमने अपनी तरफ से कोशिश की। अपनी होस्ट युसरा बलोच को रोही@10 से दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।